एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत अच्छा चैप्टर है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। ये जो नोट्स हैं वो मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिसके लिंक आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिलेंगे। अच्छा, इस पीडीएफ में नोट्स तो है ही, लेकिन साथ के साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं, तो जिससे कि आपका पूरा चैप्टर इसी पीडीएफ से कवर हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। थर्ड, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराती रहती हूँ, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया विदाउट एनी देरी। अच्छा, जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने हैं, तो आप याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको साथ के साथ बताती भी रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें पढ़ना है कि भाई नेशनलिज्म जो इंडिया वाला चैप्टर है, वो इसमें नेशनलिज्म का क्या मतलब है। देखो, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश प्रेम की भावना। जब सबके सब लोग एकता की भावना फील करते हैं, उनकी सेम हिस्ट्री होती है, सेम पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड होता है। बेशक लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो इंडिया के केस में, लेकिन नेशन तो एक ही है ना, देश तो एक ही है, देश के लिए प्यार भी एक ही है। तो नेशनलिज्म मतलब देश प्रेम होता है। अब नेशनलिज्म मैंने यूरोप वाला भी चैप्टर पढ़ा था, तो वो नेशनलिज्म क्यों आया था यूरोप में, क्योंकि उन्हें नेशन स्टेट चाहिए था। लेकिन इंडिया और वियतनाम में नेशनलिज्म देश प्रेम क्यों आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का दिमाग किया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, जिसकी वजह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए इंडिया में देश प्रेम की भावनाएं थी। सेम इन वियतनाम ऑल्सो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र जो है वो नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो सारे ब्रिटिशर्स उसी में लग गए थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो डिफेंस की प्रोडक्ट है वो बनाते रहते थे, उसमें ज़्यादा खर्चा आता था। अब जो लोन पे लोन लेते रहे ताकि वॉर को फाइनेंस मिल जाए, वॉर के लिए वो बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, मशीनरी वगैरह बन जाए, बारूद खरीद लिया जाए। तो फिर वॉर लोन्स लिए गए थे, उनको पे करने के लिए और डिफेंस के एक्सपेंडिचर चलाने के लिए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिए। कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया गया ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है ब्रिटिशर्स को हो सके इंडियंस से, ठीक है। अब जो वॉर के साल थे, यानी कि 2000 मतलब 1913 से लेकर 1918 तक जो वॉर के ईयर्स थे बेसिकली, उसमें जो प्राइस था ना कॉमन आइटम्स का भी, वो भी डबल हो गया था, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे थे इस प्राइस राइज की वजह से, ठीक है। और क्या होता था उस टाइम पे, क्या हुआ कि जो रूरल पीपल थे, उनकी जो फैमिलीज थी, उनमें से एक जने को आर्मी में आना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल का गुस्सा जो है बढ़ गया था। अब इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्रॉप भी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। रहा साहब फिर एक एपिडेमिक आ गया, जैसे कोरोना था ना, अब वैसे पहले एपिडेमिक आ गया था इन्फ्लुएंजा नाम का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। 1921 में सेंसस हुआ था, जिसमें पता चला कि 12 से 13 मिलियन की लोगों की डेथ हो गई है इस फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। नाउ कमिंग टूवर्ड सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था, ये एक ऐसा लड़ाई करने का तरीका था, स्ट्रगल करने का एक नया तरीका था, जो कि सच्चाई और नॉन वायलेंस के आधार पर था। इसमें क्या मतलब होता है, सत्याग्रह का जो आइडिया है वो महात्मा गांधी जी लेके आए थे, और वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे कि अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो ना, किसी अच्छी चीज़, सच्ची चीज़ के लिए, और तुम सही हो लड़ने के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ के अगर तुम फाइट कर रहे हो उस चीज़ के लिए जो कि सही है, तो तुम्हें किसी भी फिज़िकल फोर्स की या फिर हाथापाई करने की या फिर किसी वेपन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो अपनी बैटल जो है, लड़ाई जो है, वो नॉन वायलेंस से भी जीत सकते हो, अपने बिना किसी रिवेंज लिए, बिना एग्रेसिव हुए, बिना गुस्से के। तुम अगर ठीक हो अपनी बात में, अपने थॉट्स में, तो तुम बिना लड़ाई के भी जीत सकते हो, ठीक है, बिना वायलेंस के भी, अपने सच के दम पे। अब इंडिया में सत्याग्रह की कैसे स्टार्टिंग की थी महात्मा गांधी ने। देखो, महात्मा गांधी आए थे इंडिया में जनवरी 1915 में, और उन सभी इंडियंस को पता था महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियंस के लिए बहुत अच्छी हीरोइक फाइट की थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को सब जानते थे। तो उसके बाद उन्होंने जो ये अच्छा तरीका निकाला था सत्याग्रह का, तो वो उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें दिए सत्याग्रह ने, ठीक है।
कैसे 1917 में गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण इलाके में गए थे, और ये वाला चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा भी है इंग्लिश की बुक में। और ये वाला जो चैप्टर है ये कि गांधी जी जो है वो चंपारण बिहार गए थे, वो एक चैप्टर है इंग्लिश में 11th या 12th में, इंडिगो नाम का। उसमें भी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि कैसे गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे बिहार में और कैसे कैसे उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है, पीजेंट्स को न्याय दिलाने के लिए, कि कैसे जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे पीजेंट्स का बहुत बुरा हाल किया हुआ था कि तो अब तुम्हें इंडिगो प्रोड्यूस करना है, अब तुम्हें हमें इतना टैक्स पे करना है, ऐसे ऐसे। तो गांधी जी ने चंपारण में जाके सत्याग्रह लॉन्च किया था 1917 में, जिससे कि पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा राहत मिली थी। फिर 1917 के बाद उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, ठीक है, जहाँ पर क्रॉप फेलियर आ गया था, बहुत बुरा एपिडेमिक आ गया था, और जो खेड़ा के पीजेंट्स थे उनकी इतनी हालत नहीं थी कि वो रेवेन्यू पे कर सके। तो उन्होंने बोला कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स कहाँ मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। फिर 1918 में गांधी जी जो है अहमदाबाद गए, वहाँ पर भी सत्याग्रह मूवमेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किए, एक तो चंपारण बिहार में 1917 में, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 1917 में, और उसके बाद अहमदाबाद 1918 में। और ये जो है वो मैप वर्क में भी आएगा, वो मैं अभी आपको चैप्टर के लास्ट में सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका रॉलेट एक्ट 1919। इसमें बेसिकली क्या था, अब इसकी डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है वो किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में। इसमें क्या था, इंडियन मेंबर्स तो इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो तब भी पास किया गया था, है ना। इस एक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, जिसकी वजह से जैसे इंडियन में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। इस रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को अरेस्ट कर लिया और 2 साल के लिए वो जेल में उसको रख सकती थी बिना किसी प्रूफ या इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है, जिसको भी वो अरेस्ट करेंगे। तो ये था रॉलेट एक्ट में। तो अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी करता तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते थे 2 साल या ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। फिर 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था ताकि वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो लड़ सके, और उन्होंने स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की थी 6 अप्रैल को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पांस देखने को मिला। लोग जो है सिटीज़ में आ गए थे, शॉप जो है बंद कर दी गई थी, रेलवे वर्कशॉप पे जो वर्कर्स है वो भी स्ट्राइक पे आ गए थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलिस्ट को उन्होंने स्टॉप करने के लिए बहुत तगड़े तगड़े एक्शन किए। क्या एक्शन किए, जो लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी जी को दिल्ली आने के लिए रोक दिया गया था। अब बात करते हैं हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। ये इसका हमें पता भी है कि क्या है, हमने पहले सुना भी है इसके बारे में। इसमें क्या था, जैसे लोग बाग सड़कों पे आके रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये क्या किया है तुमने, हम क्यों अरेस्ट हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के, है ना। तो फिर 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में द पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग बाग, तो पुलिस ने वहाँ पे फायर कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर अटैक होने लग गए, और लोग बाग जो है अटैक वगैरह करने लग गए थे, ठीक है, जब पुलिस वालों ने फायर किया था लोगों पे, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया था अमृतसर में, और अमृतसर की जो कमांड थी, अमृतसर एरिया की जो कमांड थी वो किसको दे दी गई थी, जनरल डायर को। अब मार्शल लॉ क्या था कि अमृतसर को या फिर किसी भी एरिया को जब आर्मी कंट्रोल करती है उसको मार्शल लॉ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनफेमस या फिर शॉकिंग जलियांवाला बाग मैसेकर था वो हुआ था 13 अप्रैल को। अभी जो मैं आपको स्टोरी बता रही थी वो 10 अप्रैल की थी, ठीक है। फिर 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को बेसिकली बैसाखी थी जो कि पंजाब में सेलिब्रेट हो रही थी। तो बहुत सारे विलेजेस का क्राउड जो है वो जलियांवाला बाग के मेले में पार्टिसिपेट करने आया था। तो जनरल डायर ने क्या किया, उस मेले के जितने भी आसपास के जितने भी एंट्री पॉइंट थे उनको क्लोज कर दिया। बहुत कम, मतलब ज़्यादा चौड़े नहीं थे,
नैरो नैरो थे, ठीक है। फिर जनरल डायर ने सारे एग्जिट पॉइंट को जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया, और फिर भीड़ पे उन्होंने खुलेआम गोली जो है वो चला दी। बहुत सारे लोग जो है इस इंसिडेंट में मारे गए। फिर इस इंसिडेंट के रिएक्शन में पब्लिक जो है बहुत भड़क गई। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स जो है वो आए भड़के हुए, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ब्रूटल हो गई थी अपने रिस्पॉन्स में, ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। महात्मा गांधी ने फिर रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने वाला जो मूवमेंट था वो रोक दिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया था जो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए था, वो वाला, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ अब ये देखते हैं। जैसे जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स हैं वो सड़कों पे आ गए थे, स्ट्रीट पे आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ गया था, स्ट्राइक हुए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा ब्रूटल हो गई, लोगों को ह्यूमिलेटेड किया, मतलब बेइज्जती की गई, टेरराइज किया, बहुत डराया धमकाया उनको। जो सत्याग्रही थे, जो सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे, उनको बोला गया कि तुम अपनी ज़मीन पे, ग्राउंड पे नाक रगड़ो और स्ट्रीट्स पे, गलियों में रेंगो, और साहिब को यानी कि ब्रिटिशर्स को सलाम करो, सैल्यूट करो। तो लोगों को विप से, छड़ी से, जो चाबुक होती है उससे भी पनिशमेंट दी गई। और जो पंजाब में एक गुजरन वाला था वहाँ पे बॉम्बार्डिंग भी हुई, और वहाँ पे लोगों को पनिशमेंट भी दी गई छड़ी से, स्टिक से, ठीक है। अब जैसे इतना वायलेंस फैल रहा था तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जो था, जो रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए सत्याग्रह चलाया था, उसको रोक दिया। फिर उसके बाद आता है खिलाफत इशू। इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी ने सोचा कि सत्याग्रह में थोड़ी ही सक्सेस हमें देखने को मिली है, तो हमें जो है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे कोई एक मूवमेंट करनी पड़ेगी, और वो जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हिंदू मुस्लिम सारे के सारे साथ में आएंगे कॉमन मुद्दे पे लड़ने के लिए, तब ज़्यादा पार होगी और तब जो है कुछ हो पाएगा ब्रिटिशर्स के लिए। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू अपने हाथ में ले लिया था। अब ये खिलाफत इशू क्या है, जैसे ओटोमन टर्की, आपने नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ओटोमन टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो गए थे, और ये भी मतलब खबर उड़ती हुई आ रही थी कि जो ओटोमन के एम्परर थे, राजा थे, उनके ऊपर एक बहुत हार्मफुल सी ट्रीटी साइन की गई है, हार्श ट्रीटी साइन की गई है। और वो बेसिकली जो ओटोमन के एम्परर थे ना, वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, उनको खलीफा भी बोला जाता था। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में, ताकि खलीफा को यानी कि ओटोमन के एम्पायर को बचाया जाए। और इस कमेटी के मेंबर कौन थे, दो भाई, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। वो भी ये चाहते थे महात्मा गांधी जो है वो ये यूनाइटेड मास एक्शन करे, मतलब पूरे देश में ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से ओटोमन के एम्परर भी बच जाए, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से भगा दें। मतलब इसमें दो फायदे थे कि जैसे करवा तो कौन रहे थे, ब्रिटिशर्स ही करवा रहे थे वॉर ज़्यादातर तो, ठीक है। और उन्हीं की वजह से ओटोमन के एम्परर के हारने का बहुत बुरा चांस हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ही सब करा रहे थे, तो मुस्लिम्स भी यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को फटाफट से हम हरा के बाहर निकालें, और हिंदूज भी यही चाहते थे। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लिया ताकि जो दोनों समुदाय के लोग हैं वो आए और साथ के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, है ना। तो कोलकाता सेशन जब हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ताकि खिलाफत को सपोर्ट किया जाए और स्वराज के लिए भी। बेसिकली स्वराज क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल, इंडिया जो है वो इंडियन जो होंगे बेसिकली इंडिया पे रूल करें। इंडियंस जो है अपनी कंट्री में इंडिया के ऊपर जो रूल है वो बेसिकली कोई इंडियन ही करेगा, ना कि कोई बाहर के देश करेंगे, ठीक है। तो वो होता है स्वराज। खिलाफत मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि ये जो मूवमेंट था वो क्यों था। और उसके बाद इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक न्यू रेजोल्यूशन पास किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों लिया था, क्योंकि उन्हें एक ऑल इंडिया मूवमेंट कराना था, जिसमें क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट सत्याग्रह जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। और वो यही चाहते थे कि इंडिया में कोई भी मूवमेंट जो है सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आ जाते। इसलिए उन्होंने खिलाफत इशू को अपने हाथ में लिया था कि मैं जो हूँ वो इस इशू को अपने हाथ में लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हिंद स्वराज क्या था, अभी हम ये जो नॉन कॉपरेशन वाला रेजोल्यूशन था ना, इसके ऊपर आते हैं हम। हिंद स्वराज क्या था, हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जो कि एम्फसाइज करती थी कि ब्रिटिश रूल, जो कि किसके ऊपर एम्फसाइज करती थी, नॉन कॉपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या, जैसे जो महात्मा गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, वहाँ पर
उसमें ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तभी इस्टेब्लिश हो पाया क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेट किया कि ठीक है भाई, तुम अगर हम पे राज करना चाहते तो कर लो, है ना। बेसिकली वो तो आए थे ट्रेडिंग के लिए, पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा ही करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो ब्रिटिश राज है वो सिर्फ इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से ही सर्वाइव हो रहा है। लेकिन अगर इंडियंस ने कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर इंडिया में ढह जाएगा, चकनाचूर, एकदम ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। स्वराज जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब इंडिया के ऊपर इंडियंस ही रूल करेंगे। गांधी जी बिलीव करते हैं कि अगर इंडियंस ने ब्रिटिश के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको कोऑपरेट करने से मना कर दे तो ब्रिटिश जो रूलर्स हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इंडिया से भागने का, ठीक है। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या रीज़न थे? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया इंडियंस के साथ। किसने? क्रूअल ट्रीटमेंट किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। जो स्वराज की डिमांड थी वो बार बार वो खारिज किए जा रहे थे कि हम तो स्वराज नहीं होने देंगे। रॉलेट एक्ट पास कर दे जिसमें इंडियंस के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किए। जलियांवाला बाग मैस्केर, इतना बहुत बुरा मैस्केर जो था वो हुआ, ठीक है, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, रेजोल्यूशन बेसिकली वो पास किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ किया, तो होना ही चाहिए। उसके बाद प्रपोजल क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? देखो, क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं इंडियन को कि तुम ये वाले ऑफिसर हो, तुम सुपरिटेंडेंट हो, ये हो, वो हो, उन सभी को सरेंडर करना। ना तो ब्रिटिश की पुलिस में कोई पार्टिसिपेट करेगा, ना डॉक्टर्स में, इस तरीके से। सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल्स में जितने भी पद थे, पोस्ट थी, उन सब का बॉयकॉट करना। फॉरेन गुड्स जो आते थे ब्रिटिशर्स से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, उनका बॉयकॉट करना। और जो सिविल डिसोबीडियंस, अब एक नया मूवमेंट आ रहा है सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वो कैंपेन लॉन्च करना, ठीक है। अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पास करने के लिए कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे वो देखो। 1920 सितंबर में ये एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, ताकि जो कोलकाता के लीडर्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि ताकि एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। उसके बाद 1 दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था ताकि इसको अडॉप्ट किया जाए। अब मूवमेंट के अंदर ही अलग अलग पड़ाव आ रहे थे। कैसे? जैसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, लेकिन सब जो है अपने ही मतलब के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। सबकी अलग अलग एक्सप्रेशन थी, डिमांड थी। स्वराज का मतलब था कि इंडिया के लोगों पे कोई बाहर का रूल ना करे, इंडिया का ही कोई रूल करे, ठीक है। तो स्वराज का मतलब जो था वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग मीनिंग था। जैसे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कि हमें अब ब्रिटिशर्स का जो राजपाट है वो सहना नहीं पड़ेगा, उनका इल ट्रीटमेंट सहना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो स्वराज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। ऐसे स्वराज का मतलब जो है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग था, ठीक है। हर एक सोशल ग्रुप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था स्वराज वाले में, ताकि क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब उनकी जितनी भी सफरिंग है, ट्रबल है, वो सब अब ओवर हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं अवध की। अवध क्या था? देखो, अवध में बेसिकली पीजेंट मूवमेंट हुआ था, और ये किसने स्टार्ट किया था? बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले फिजी में एज अ इंटेंजर्ड लेबर काम किया था। इंटेंजर्ड लेबर क्या होता है? जैसे ब्रिटिशर्स पहले इंडियंस को कहीं कहीं भेज दिया करते कि तू वहाँ पे काम करा क्या, तो वहाँ पे काम करा क्या, तो उन्होंने फिजी में काम किया हुआ था। उसके बाद पीजेंट से जो ब्रिटिशर्स है वो हाई रेंट लूटने लग गए थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स वगैरह भी लगा दिए गए थे। तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स को अलग चीज़ें देनी पड़ती थी, अलग खर्चा पानी देना पड़ता था। तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया अवध के लोगों ने कि एक तो रेवेन्यू में तुम रिडक्शन करो जो तुम हमसे लूटते हो, और जैसे हमसे तुम बिना सैलरी दिए ही काम करा लेते हो, तो जो अनपेड वर्क है जिसको बेगार बोलते हैं उसका अबोलिशन करो। और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं बेसिकली जो हम पे मारपीट करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अवध में पीजेंट मूवमेंट जो वो स्टार्ट किया था किसने? बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। ट्राइबल पीजेंट्स देखो, ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, जैसे मैंने बताया ना, स्वराज जो है उसका मतलब हर एक सोशल ग्रुप के लिए अलग था, है ना। तो ट्राइबल जो थे उनको, जो मतलब स्थानीय लोग थे, उनको मना कर दिया गया था कि तुम फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, तुम अपनी भेड़ बकरियों को वहाँ पे चरा नहीं सकते, और ना ही कुछ फ्रूट और फायरवुड कलेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने न्यू फॉरेस्ट लॉज पास कर दिए थे, जिसकी वजह से उनके लाइवलीहुड पे बहुत खतरा आ गया था, क्योंकि उनका तो सब कुछ फॉरेस्ट से ही चलता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर बेगार करो, मतलब हम तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं देंगे, तुम्हें काम कराना है।
और बहुत सारे मैनी रिबल्स फ्रॉम ट्राइबल एरियाज बिकेम वायलेंट, और बहुत सारे लोग जो है ट्राइबल एरिया से बहुत वायलेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। अब ये गुरिल्ला क्या है, बेसिकली ये कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं था, ये एज अ बनाया जाता था कि एक ग्रुप है और वो ऑफिशियल ब्रिटिश आर्मी पे हमला कर देते थे, सरप्राइज अटैक कर देते थे एनिमी पे यानी कि ब्रिटिशर्स पे। तो था गुरिल्ला वॉरफेयर। अब स्वराज इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको जैसे बोला जाता था कि बिना परमिशन के तुम्हें इन प्लांटेशंस को छोड़ के नहीं जाना, हमारी परमिशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। और ये ऐसा किस एक्ट में लिखा गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में लिखा गया था। नाउ जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बोला जाता था कि बिना परमिशन के गार्डन से निकलना नहीं है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत के बेसिस पर, ठीक है। तो जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की न्यूज़ फैली कि हमें जो है कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, तो क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स जो है बिना परमिशन के ही गार्डन से बाहर निकलने लग गए और घर जाने लग गए। लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया, और क्योंकि स्ट्राइक हो रही थी ना वहाँ पे रेलवे वर्कर्स की, तो रास्ता ब्लॉक था, तो इसलिए उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उनको पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वराज। स्वराज मतलब या तो खुद का रूल या फिर फ्रीडम। 1920 में स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, की खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई आउटसाइडर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो मूवमेंट था बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि फरवरी 1922 में मूवमेंट जो था गांधी जी ने रोक दिया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पुलिस के साथ भिड़ गए और पुलिस वालों ने क्या किया, गोली चला दी उत्तर प्रदेश में। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन लॉन्च किया था सर जॉन साइमन के अंडर। इस कमीशन में क्या था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्या कैसे कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रहा है, हमें बताओ, हमारी कमेटी देखेगी, और कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी तो ब्रिटिशर्स बताएंगे तुम्हें वो चेंज करना है, इंडियंस को बोले वो, ठीक है। लेकिन कमीशन में, उस कमीशन में बेसिकली जो साइमन कमीशन था उसके अंदर सारे ही मेंबर ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियन लीडर्स ने अपोज किया कमीशन को कि तुम्हारे ही मेंबर्स बैठेंगे उस कमीशन में, हमारे मेंबर्स नहीं बैठेंगे, तो हम क्यों इसको अप्रूव करें, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया था इंडिया में 1928 में, जिसने तो इंडियंस ने उसका कैसे स्वागत किया, गो बैक साइमन के स्लोगन के साथ, ठीक है। सारी पार्टी ने ज्वाइन किया था, प्रोटेस्ट किया था। फिर अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक ऑफर दिया था डोमिनेशन स्टेटस का इंडिया के लिए, लेकिन उसका टाइमिंग जो स्पेसिफाई नहीं था। डोमिनेशन स्टेटस का क्या मतलब है कि सेल्फ गवर्निंग स्टेट हो, मतलब हर जो स्टेट है वो सेल्फ गवर्निंग होगी, उसकी खुद की गवर्नमेंट होगी। ही ऑल्सो ऑफर टू होल्ड, उन्होंने गांधी जी को एक और ऑफर दिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे ताकि फ्यूचर का जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस कर सकें। उसके बाद सॉल्ट मार्च होने लग गया। सॉल्ट मार्च क्या था कि गांधी जी बिलीव करते कि सॉल्ट, नमक, एक पावरफुल सिंबल हो सकता है ताकि हम पूरे नेशन को एक साथ यूनाइट कर सकें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं इस आइडिया पे हंसने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी मतलब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर, जो कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिच भी कंज्यूम करते हैं और पुअर भी कंज्यूम करते हैं, तो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत गुस्से वाला जो माहौल था वो चल रहा था देश में। तो उसके बाद गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया कि देखो सॉल्ट पे इन्होंने कितना ज़्यादा टैक्स लगा रखा है और इसको हम एबॉलिश करेंगे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को कि हम जो है सॉल्ट के ऊपर टैक्स को एबोलिशन कराना चाहते हैं, और नहीं किया तो देख लेना तुम क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया वाइसरॉय इरविन ने, तो उन्होंने सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च शुरू की गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 को 78 वॉलंटियर्स ने उनको अकम्पनी किया। 24 डेज़ में उन्होंने 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया, साबरमती से लेकर डांडी तक। बहुत सारे लोगों ने उनको बीच रास्ते में ही ज्वाइन कर लिया। फिर 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने वहीं पर एक मुट्ठी भर नमक जो है मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट
के ऊपर जो जितने भी कानून उन्होंने लगाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, गांधी जी ने उन सबको तोड़ दिया। तो सॉल्ट मार्च की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी। देश के अलग अलग कोनों में लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज के आगे। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया और पीजेंट ने भी रिफ्यूज कर दिया हर चीज़ के लिए, और ट्राइबल लोगों ने भी फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब सॉल्ट लॉ क्या था बेसिकली कि वही रिच एंड पुअर दोनों कंज्यूम करते हैं सॉल्ट को, और ये फूड के लिए बहुत इसेंशियल आइटम है पूरे वर्ल्ड में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन इंडिया में, तो उन्होंने सॉल्ट लॉ लगा दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने रिच को भी और पुअर को भी दोनों को ट्रिगर कर दिया, ठीक है, उनको इम्पोक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशली पुअर लोगों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ा क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता था सॉल्ट के लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत रिप्रेसिव एक्ट हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसलिए हम जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि ऐसा सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है, सॉल्ट मार्च हो रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हो गई थी इसके बाद, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी जो है लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट में, एक एग्रीमेंट में आए थे 5 मार्च 1931 को। इस एग्रीमेंट में क्या था कि गांधी जी जो है लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिच पीजेंट, क्योंकि उन्हें हाई रेवेन्यू नहीं देना था। पुअर पीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें हाई रेंट और हाई रेवेन्यू नहीं देना था। बिजनेस क्लास भी पार्टिसिपेट कर रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिजनेस पॉलिसीज़ बहुत रिजिड कर रखी थी। वुमेन जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी क्योंकि गांधी जी ने उनको कहा था, और वर्कर्स भी बहुत सारे एरियाज़ में से आ रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रूटल रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। सत्याग्रही के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन को पीटा जा रहा था, और 1 लाख से भी ज़्यादा अरेस्ट किए जा रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस के फीचर क्या हैं, एक तो ये स्टार्ट हुआ था सॉल्ट मार्च से, बहुत सारी जगहों पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट किए गए थे, दारू की दुकानें बंद कर दी गई थी, और पीजेंट्स ने, किसानों ने भी टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया था। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था। अब जैसे लोगों को कहा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि एक तो तुम्हें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, लेकिन साथ के साथ जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाते हैं उसको भी तुम्हें ब्रेक करना है, तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब वुमेन का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वुमेन ने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, मार्चेस निकाली थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था, क्लॉथ को पिकेट किया था, फॉरेन क्लोथ्स को हटा दिया था, लेकर शॉप्स में भी उन्होंने उनको बंद कराया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वुमेन्स ने कि नेशन के लिए कुछ करना हमारी एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र ड्यूटी है, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहाँ कहाँ कमी रह गई, एक तो दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि जो गांधी जी थे या फिर जो कांग्रेस थी वो एससी की डिमांड जो है काफ़ी देर से इग्नोर कर रही थी, और दूसरे बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिला था मुस्लिम पीपल के साइड से, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो कांग्रेस है वो बेसिकली हिंदूज़ के लिए काम कर रही है, ठीक है। और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट और शक्की जो एटमॉस्फेयर है वो बनने लग गया था। नाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, अब यहाँ पर देखो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडियंस जो वो यूनाइट हो गए थे। एक तो भारत माता की इमेज थी जो कि बंकिम चंद्र ने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से लोग जो है आइडेंटिफाई करने लग गए थे नेशन को और एकजुट होने में हेल्प करते थे। नेक्स्ट इज फोकलोर। अब यहाँ पे क्या था, नेशनलिस्ट जो है वो इकट्ठा होने लग गए थे फोक टेल्स को, मतलब कहानियों को, कि इंडिया का कल्चर कैसा था, कैसे उन्होंने क्या क्या मतलब अचीवमेंट हासिल की है, प्राइड क्या क्या थी पास्ट में, वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते थे, लोगों को सुनाना स्टार्ट कर देते थे ताकि उनके अंदर हिम्मत आए। आइकन एंड सिंबल, उसके बाद उन्होंने एक फॉरेस्ट फ्लैग भी बनाया था जो कि ट्राई कलर था। स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड ये बनाया था 1921 में, जिसके बंगाल में वो भी, जिसके अंदर 8 लोटस थे। फिर गांधी जी ने 1921 में उसको रीडिज़ाइन किया था, एक स्वराज फ्लैग बनाया था और ये जो है एक अच्छा सिंबल बन गया था। उसके बाद इंडियंस जो है इंडिया के पास्ट में देखने लग गए कि इंडिया ने कौन कौन सी अचीवमेंट को हासिल किया है, कैसे इंडिया की शान वापस आई और कैसे वो ब्रिटिशर्स से लड़ सकते हैं, तो हिस्ट्री वो देखने लगे थे। उसके बाद वंदे मातरम 1870s में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था अपनी मदरलैंड यानी कि भारत के लिए, और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वो गाया भी गया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से सब के सब एकजुट हो गए थे, इकट्ठा फील करते थे। अब हम मैप वर्क भी देख लेते हैं, हमें जो है इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन मार्क करने हैं।
तो एक तो कोलकाता में हुआ था सितंबर 1920 वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 महाराष्ट्र में, और मद्रास में हुआ था 1927 चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस ये 3 ही मार्क करने हैं। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है इसकी थोड़ा सा साइड में, ठीक है। उसके बाद ये देखो महाराष्ट्र में, ये दोनों महाराष्ट्र में नागपुर इस साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद मद्रास जो है वो देख सकते हो आप यहाँ पर तमिलनाडु के टॉप पर मद्रास है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो है, सत्याग्रह मूवमेंट आपको 3 पढ़ने हैं, 3 ही है। एक चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, और एक अहमदाबाद गुजरात में, और 2 ये अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और दांडी गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 5 मार्क करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जलियांवाला बाग कैसे मार्क किया हुआ है, पंजाब के सबसे टॉप में, अमृतसर मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद बिहार में देखो टॉप में ही चंपारण मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो अब यहीं गुजरात में ही तीनों हैं, अहमदाबाद भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही अहमदाबाद, उसके हल्का सा नीचे ही खेड़ा, और उसके सीध में ही दांडी। तो ये तीनों जो है गुजरात में आपके मार्क हो गए। तो यही 5 चीज़ आपको मार्क करनी थी मैप वर्क में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सत्याग्रह वाले हो गए, जलियांवाला बाग हो गया, दांडी हो गया, एंड आपके 3 कांग्रेस के सेशंस हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का चैप्टर। और आज हम करेंगे अपना चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, तो इफ यू वांट हेल्प देन यू कैन गेट देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो देखो जो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है वो तो सिर्फ आपका पीरियडिक्स के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए, लेकिन ये वाला चैप्टर आएगा और आसान चैप्टर, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कहानी की तरह समझो इसको, और कहानी याद होगी तो प्रश्न उत्तर तो आप अपने आप ही याद कर लोगे, है ना। प्रिंट है आपके बहुत सारे बच्चों के घर में प्रिंटर होगा, वो फटाफट से सारी कॉपीज निकाल देता है, या आप प्रिंटर वाले की शॉप पे जाते तो आप जो भी प्रिंट करने के लिए बोलते हो वो जल्दी जल्दी प्रिंट कर देती है मशीन, है ना। बड़ी से छोटी से लेकर हर साइज की आपकी प्रिंटिंग मशीन आती है। तो इस चैप्टर में वही बता रखा कि प्रिंट की हिस्ट्री क्या रही, कब से मशीन्स बनने लग गई, मशीन से पहले कैसे प्रिंटिंग होती थी, कहाँ कहाँ पर होती थी, और प्रिंट का हमारे सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, अलग अलग देशों में क्या क्या असर पड़ा, वो है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, पहली प्रिंटेड बुक्स कहाँ पर आई, है ना। इसके अंदर हमें प्रिंट इन चाइना, प्रिंट इन यूरोप, प्रिंट इन जापान, उसके बाद इंडिया का भी रोल आएगा, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी चाइना, जापान और कोरिया में। कहाँ पे आई थी? चाइना, जापान और कोरिया में, ठीक है। तो इस AD 594 से लेकर जो चाइना में बुक्स बनती थी वो कैसे बनती थी, देखो एक पेपर होता था, और एक वो होता था वुड ब्लॉक्स, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा टाइप लगा लो, उस टुकड़े पर इंक लगा दी जाती थी, लकड़ी के टुकड़े पर इंक लगा दी जाती थी, और उस इंक का पैच लाइक पेपर को रब करते थे उस वुडन ब्लॉक से, ताकि जो उसके ऊपर इंक लगी हुई है वुडन ब्लॉक के ऊपर वो सारी पेपर के ऊपर छप जाए बाय रबिंग, है ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रिंट होती थी चाइना के अंदर बुक्स, है ना। तो अर्लीस्ट चाइनीज बुक्स वर मेड इन एकॉर्डिशन स्टाइल। एकॉर्डिशन स्टाइल कैसा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसी जिगजैग जिगजैग वाली बुक्स आती है, कभी कभी आपने भी देखी होगी, या फिर आपने निंजा हथौड़ी में भी देखी होगी, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग वाली बुक आती है ना, वैसी होती है एकॉर्डिशन स्टाइल। तो चाइना में पहले ऐसे बना करती, ठीक है। और बुक्स जनरली उस चीज के लिए छापी जाती थी, जैसे हमारे यहाँ IAS वगैरह का पेपर होता है ना, वैसे अगर सिविल सर्विसेज का पेपर क्रैक करना होता था तो उस पर्पस के लिए टेक्स्ट बुक बनाई जाती थी चाइना में। और 17th सेंचुरी के बाद चाइना में अर्बन कल्चर आ गया था, जिसकी वजह से प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया, उसके अलग अलग ब्रांचेस निकल गई। अब जो मर्चेंट्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो अपनी एवरीडे लाइफ में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स का यूज करने लग गए, मटेरियल का यूज करने लग गए थे, और शंघाई जो था वो एक नया हब बन गया, या फिर एक नया एरिया बन गया जहाँ पर नया नया प्रिंटिंग कल्चर आने लग गया था। तो ये चाइना की हिस्ट्री थी कि जो प्रिंट कल्चर है वो कहाँ से आया चाइना में, और पहले कैसा था अब कैसा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट इन जापान में कैसे, जापान में क्या हुआ। तो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, यानी कि जो लोग बुद्धिज्म को मानते थे, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग, जो हाथ से प्रिंट की जाती है बुक्स, उस टेक्नोलॉजी को लाया जापान में अराउंड
AD 768 से लेकर 770 तक, है ना। और जो ओल्ड जापानीज बुक थी जो कि AD 868 में प्रिंट हुई थी, उन इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र उस बुक का नाम था जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक हुआ करती। तो प्रिंट इन जापान में तो यहाँ पर देखो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। और यहाँ पर चाइना में कैसा होता था, बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग इसको बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंट इन जापान। अब कॉलीग्राफी क्या होती है, वो सुंदर सुंदर राइटिंग नहीं होती, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसके कोर्स वगैरह भी मिलते हैं, स्टाइलिश और ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको हम कॉलीग्राफी बोलते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट काम इन यूरोप। अब यूरोप में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो चाइनीज पेपर हुआ करता था या फिर जो चाइनीज की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हुआ करती, वो यूरोप में पहुंच गई थी एक बार सिल्क रूट से। अब सिल्क रूट हमने पढ़ा हुआ है अपनी हिस्ट्री की बुक में ही, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, कि ये एक ऐसा रास्ता होता था जो काफी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करता था। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्क के कार्गोज जाते थे, सिल्क के व्हीकल्स जाते थे, है ना। सो अब इसी रूट के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू जो चाइनीज पेपर है वो यूरोप में पहुंच गया था। और फिर 1295 ईयर में मार्को पोलो जो है वो वुडन ब्लॉक वाली प्रिंटिंग, जो मैंने आपको ऊपर बताई कि पेपर को रब किया जाता था किसी लकड़ी के टुकड़े से जिसके ऊपर इंक लगी होती थी, ताकि जो लकड़ी के टुकड़े का इंप्रेशन है वो पेपर पे छप जाए, तो वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। तो उसके बाद मार्को पोलो ने ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज थी ये गेन करी और 1295 में इस टेक्नोलॉजी को इटली में वो लेके आए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जो डिमांड थी बुक्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, तो इसलिए जो कॉलीग्राफी आती है जिन लोगों को, हैंड राइटर्स को, स्किल्ड हैंड राइटर्स को या फिर स्क्रिप्ट्स को, उनको ज़्यादा नौकरियाँ मिलने लग गई, क्योंकि अब नौकरी तो देनी पड़ेगी अगर बुक्स की डिमांड मीट करनी है। वो फटाफट राइटिंग करते थे फिर बुक बेचा करते हैं ना। लेकिन जैसे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखते थे सारी मोटी मोटी बुक्स को, तो जैसे लिखने में भी टाइम लगता है, बुक बनने में भी टाइम लगता है, और डिमांड इतनी देर तक रुक नहीं सकती है किसी भी चीज़ की, है ना। उन्हें तो इंस्टेंट सप्लाई चाहिए। तो उस चीज़ की वजह से हमारी जो डिमांड थी बुक्स की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब क्यों यूरोप में ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये क्यों आई 1295 में? इसलिए आई क्योंकि ये टेक्निक सबसे पहले कहाँ पे आई थी, चाइना में आई थी, है ना। मार्को पोलो जो है वो इटली वापस आए, सबसे पहले तो उन्होंने चाइना से नॉलेज गेन करी कि कैसे कैसे होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। उसके बाद वो दोबारा यूरोप में आए, यानी कि बेसिकली चाइना में, और उसके बाद उन्होंने इस नॉलेज को फैलाना स्टार्ट कर दिया। और फिर यूरोप में जो है ये वाला जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो चलन था वो चलने लग गया था। अब इटालियन जो है वो प्रिंट करने लग गए थे बुक्स को, या फिर प्रोड्यूस करने लग गए थे बुक्स को विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक की वजह से, है ना। और सून यही वाली जो टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट में फैलने लग गई थी। अब वेलम क्या होता है, जैसे एक टाइप का ये मटेरियल होता है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, या फिर जैसे आज तो हम लिखने के लिए पेपर का यूज कर लेते हैं, पहले क्या होता था, वेलम एक टाइप का राइटिंग मटेरियल था जो कि एनिमल की स्किन से पाया जाता था, है ना। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कहाँ पे मिलता है, पाम लीव्स में मिलता है, या फिर हैंडमेड पेपर पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया होता है कि ऐसे छोटे छोटे, ऐसे इतनी छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, उनको या तो किसी वुडन केस में रखा जाया करता, या फिर आप ये लगा लो कि उनको सिल दिया जाता था ताकि वो हमारे हमेशा काम आए। तो पाम लीव्स पे लिखी रहती थी या फिर हैंडमेड पेपर पे लिखी रहती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। आज भी हमें काफ़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पर ये हमें पाई जाती हैं, बट इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारा सारा स्टॉक्स जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में था जो बिहार में थी हमारी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो जल गई थी जिसकी वजह से हमारे सारे जितने भी हिस्टोरिकल लाइक डॉक्यूमेंट्स से वो सबका इतना अता पता है नहीं, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अब कम देखने को मिलती है, आपको म्यूजियम वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की राम सेतु, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स, उस मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी और जल्दी टूट जाया करती, इनको बहुत मुश्किल तरीके से हैंडल करना पड़ता था और इससे हम इजीली रीड नहीं कर पाते थे। तो अब
मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं मतलब सूटेबल नहीं थी। सो रीजंस वाई कुडंट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक। अब डिमांड इतनी ज़्यादा कि बुक चाहिए बुक चाहिए बुक चाहिए, अब लिखने में भी टाइम लगेगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, तो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों इस बुक की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबर इतनी ज़्यादा लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। ऐसा थोड़े ना कि एक जना एक बुक को एक ही दिन में ख़त्म कर देगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है जल्दी डैमेज हो जाती हैं, इसको हैंडल करना मुश्किल है, और हम इसको कहीं पर अच्छे से ले जा नहीं सकते थे, और इसको ईजिली रीड भी नहीं किया जा सकता था। फैक्टर्स दैट हेल्प इन द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। अब किस वजह से यूरोप में जो प्रिंट कल्चर है वो फैलने लगा था? क्योंकि वही सारे पॉइंट आ जाएंगे। एक तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो डिमांड जो थी बुक्स की, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। अब एक्सपेंसिव थी कॉपी करना, एक बुक से लेकर दूसरी बुक में कॉपी करना बहुत महंगा पड़ रहा था, लेबर लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग था। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो जल्दी टूट जाया करती, तो इसकी वजह से इसका सर्कुलेशन, जैसे मान लो हमने प्रिपेयर कर दिया, अब दूसरी जगह उसको ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो क्या पता बीच में ही खराब हो जाए, सर्कुलेशन इसका लिमिटेड था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो फिर यूज होने लग गई थी अर्ली 15th सेंचुरी में, लेकिन अभी भी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतने अच्छे से जो इंक्रीजिंग डिमांड है प्रिंट मटेरियल्स की वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट फेल हो गई, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट फेल हो गई, और उसके बाद मतलब जो कॉपी वाला काम था, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी फेल हो गई, वो भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिसकी वजह से हम बुक्स का रिप्रोडक्शन सस्ते तरीके से और जल्दी जल्दी कर सके, ताकि जो डिमांड है बुक्स की वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे आए हिस्ट्री में गुटेनबर्ग जी, जिन्होंने एक हमारी मशीन बनाई थी जिसका क्या नाम था, प्रिंटिंग प्रेस, यानी एक तरीके से प्रिंटिंग की ही मशीन थी। तो थोड़ा बहुत गुटेनबर्ग जी के बारे में जान लेते हैं। गुटेनबर्ग जो है वो एक बिजनेसमैन के बेटे थे, और उन्होंने अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कर लिया था। तो उन्होंने बचपन से ना एक वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखे हुए थे। ये क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेसेस। अब इसका क्या मतलब होता है, एक सिलबट्टा टाइप लगा लो, उसके अंदर ऑलिव डाल दिए जाते थे, जिसको ऐसे कूट कूट के उसको तेल निकाला जाता था। तो उन्होंने ऐसे मशीन्स देखी थी, एक टाइप का सिलबट्टा ही देखा था, जिसको ऐसे से स्पिन करके ऑलिव्स नीचे होते थे, और उसको ऐसे से स्पिन करके उसका जूस निकाला जाता था। दैट इज वाइन एंड ऑलिव प्रेस, है ना। सो यहाँ पे अब क्या होता है और उस ऑलिव प्रेसेस से ऑलिव ऑयल बन जाता था, है ना। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने ये प्रेसेस भी देखे हुए थे, और उसके बाद उन्होंने जो स्टोन्स होते थे उनको पॉलिश करने की आर्ट भी सीख ली थी, जिसके जैसे स्टोन पॉलिश अगर करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे सुनार बन गए, गोल्ड स्मिथ बन गए। उसके बाद उन्होंने लेड मोल्ड्स भी बनाने सीख लिए। लेड मोल्ड्स क्या होता है, जैसे लेड तो आपको पता ही क्या होता है, उसमें ऐसे लेड के बने हुए कुछ ऐसे से पीसेस जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, या कुछ मोल्टन चीज डाली जा सकती है ना। तो वो लेड मोल्ड्स उन्होंने क्यों बनाया, ताकि वो ज्वेलरी के पीसेस बना सके। अब ज्वेलरी में मान लो ऐसे ऐसे डिजाइन है, अब सोने का ऐसा डिजाइन बनाने के लिए लेड मोल्ड कोई ऐसा मोल्ड चाहिए होगा जिसके अंदर हम सोने को, मोल्टन सोने को इसके अंदर डालें, फिर वो सूखे, फिर वो सोना जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है लेड मोल्ड, हो गया, है ना। उसके बाद उन्होंने ये जितनी भी नॉलेज हासिल करी, जैसे स्टोन को पॉलिश करने की, लेड मोल्ड बनाने की, और उसके बाद ये प्रेसेस को ध्यान में रखते हुए, अब उन्होंने इतनी सारी नॉलेज जब हासिल कर ली, तब उसके बाद उन्होंने एक न्यू इनोवेशन डिजाइन करनी स्टार्ट कर दी, और उनकी न्यू इनोवेशन का नाम क्या था, द प्रिंटिंग प्रेस। नाउ प्रिंटिंग प्रेस, अब ये जो ऑलिव प्रेस थी, उन्होंने एक मॉडल, उसने उस मशीन ने या फिर उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ने एक वर्किंग मॉडल प्रिपेयर किया था प्रिंटिंग प्रेस मशीन का। मतलब जैसी वो थी उसी टाइप से प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना था एक तरीके से। और जो मोल्ड्स थे, जो लेड मोल्ड्स गुटेनबर्ग ने बनाने सीखे थे, उन मोल्ड्स की वजह से उन्होंने वैसे ही सेम उन्होंने मेटल के अल्फाबेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ABCD ऐसे से मोल्ड बनाने लग गए थे वो लेटर्स के, ठीक है। और 1448 तक उन्होंने इस सिस्टम को परफेक्ट किया,
और पहली बुक उन्होंने कौन सी प्रिंट करी थी अपनी प्रिंटिंग प्रेस से? बाइबल की, ठीक है। अब ये जो प्रिंटेड बुक्स थी वो ऐसी लगती थी जैसे बिल्कुल रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हो, इतनी अच्छी अपीयरेंस, लेआउट और राइटिंग के थ्रू आ रही थी। और 1450 से लेकर 1550 तक यानी कि 100 साल के अंदर अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यूरोप की ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेटअप हो गई थी। अब प्लेटन क्या होता है? ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि पेपर के बैक में प्रेस किया जाता है ताकि उस बोर्ड पे जो भी इंप्रेशन है वो पेपर पे छप जाए, उसे प्लेटन कहते हैं, है ना। अब आते हैं हम प्रिंटिंग रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। अब जैसे पहले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, हैंड रिटन भी लिख रहे थे लोग बाग, है ना। उसके बाद फिर गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई, तो अब धीरे धीरे प्रिंट का रेवोल्यूशन चलने लग गया और उसका क्या असर पड़ा सोसाइटी में वो देख लेते हैं। और न्यू रीडिंग मेनिया। अब क्या हुआ, जैसे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई तो लोगों के अंदर जैसे इतनी इतनी किताबें जो है वो जल्दी जल्दी छपी जा रही थी, ठीक है। तो लोगों के अंदर रीडिंग की हैबिट इनकलकेट होने लग गई थी। अब क्या हुआ, टाइम भी कम लगने लग गया, लेबर भी जो है वो कम लगने लग गई क्योंकि मशीन आ गई थी तो लेबर ऑटोमेटिकली कम ही लगेगी, है ना। कॉस्ट जो थी वो भी रिड्यूस हो गई पर बुक की, क्योंकि अब बुक पे इतनी मेहनत नहीं लगती थी, प्रिंटिंग सब कुछ कर देती थी। अब बहुत सारी बुक्स जो है वो मार्केट में आ गई थी जिसकी वजह से अब एक रीडिंग की, उन बुक्स को रीड करने के लिए कि उसमें है क्या, एक रीडिंग क्यूरियोसिटी सबके मन में आ गई थी। और ड्यू टू प्रिंट टेक्निक, एक प्रिंट टेक्निक की वजह से एक न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज हुई इन द प्लेस ऑफ हियरिंग पब्लिक, है ना। तो रीड करना ज्यादा लोग पसंद करते थे देन हियरिंग। अब बुक्स जो है बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल के पास पहुंच सकती है। अब क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। लेकिन इस प्रिंट को लेकर थोड़ा बहुत डर था रिलीजियसली। क्या था, बहुत सारे लोग ये डरते थे कि अगर प्रिंटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो ये रिलीजन को लेकर बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज छापे कि इसका ये कहना है, इसका ये कहना है इस मुद्दे के ऊपर रिलीजियसली, मतलब तो उसके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे रिबेलियंस होने लग जाएंगे कि रिलीजन के बारे में ऐसा कहा कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि अगर प्रिंटिंग पे कंट्रोल नहीं हुआ तो सब अपनी फिलोसफीज देने लग जाएंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर दंगे फसाद होंगे, है ना। तो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर किंग। तो उनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक रोम में ना रोमन कैथोलिक चर्च था, उनका ये उन्होंने ये विश्वास बनाया हुआ था लोगों के अंदर कि तुम्हारी जितने भी पाप है, ठीक है, तुम्हारे जितने भी पाप है तुमने जो किए हुए हैं, हम तुम्हें उनसे छुटकारा दिलवा देंगे अगर तुम हमारे पास आओगे, लेकिन बदले में हमें कुछ चाहिए तुमसे, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ वाइन या फिर इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर तुम हमें वाइन या फिर मनी दोगे तो हमारे जितने भी तुम्हारे पनिशमेंट्स होंगी तो वो तुम्हें भोगनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तुम्हें पनिशमेंट आगे जाके नहीं मिलेगी तुम्हारे पापों की, हम तुम्हारे पाप यहीं पर नष्ट कर देंगे चर्च के अंदर अंदर। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ये सोच रखते थे कि अगर किसी इंसान ने पाप भी किए हैं तो वो मतलब गॉड इतनी क्रूएल नहीं है, है ना। अगर किसी इंसान ने पाप भी किए हैं या फिर उससे कोई गलती हो गई है तो अगर वो दोबारा से अच्छे कामों में लग जाएगा तो फिर उसके पाप ऑलरेडी माफ हो जाएंगे, गॉड उन्हें वैसे ही माफ कर देंगे। रोमन कैथोलिक चर्च कौन होता है ये कहने वाला कि हम तुम्हें पापों की मुक्ति दिलाएंगे। और वो इतना ग्रीडी, इतना लालची कैसे हो सकता है कि तुम हमें अगर वाइन दोगे या फिर पैसे दोगे तो हम तुम्हारे सारे पाप माफ करवा देंगे। तो अब उन्होंने क्या किया था, मार्टिन लूथर किंग ने, उन्होंने ये जो अपनी फीलिंग थी या फिर फिलॉसफी थी वो प्रिंट के थ्रू फैलवा दी थी लाइक पूरे वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल की सोसाइटीज में। तो बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर किंग की बात से एग्री करने लग गए थे कि ये तो लालची हैं इस टाइप से, और बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर किंग से अपोज थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग बाग ने रोमन कैथोलिक चर्च में आना कम कर दिया था। अब रोमन कैथोलिक चर्च ने जब ये देखा कि मार्टिन लूथर किंग हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कर रहा है तो उन्होंने एक इनक्वेशन स्टार्ट कर दिया। इनक्वेशन क्या होता है, एक टाइप की पनिशमेंट। रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने लोगों को कहा कि जो लोग हमसे अपोज हो रहे हैं या फिर जो लोग अपने पापों की पापों को माफ करवाने के लिए हमारे पास नहीं आ रहे हैं, या फिर जो लोग मार्टिन लूथर किंग की बात से सहमत है, उनको पकड़ पकड़ के लाओ और उनको पनिशमेंट दो, है ना। तो 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत सारी प्रोहिबिटेड बुक्स अपने चर्च में रखनी स्टार्ट कर दी थी, जो मतलब मना है बुक्स रखने के लिए, ठीक है, वो उन्होंने रखनी स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने प्रिंट के थ्रू, है ना, ये सब लोगों को ज्ञान दिया कि हमें किसी ऐसी ग्रीडी संस्थान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट ग्रीड, एंड इफ यू डू गुड वर्क्स देन
योर सिन विल बी गेट माफ टाइप के, ठीक है। सो इस तरीके से इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है इसका क्या क्या असर पड़ा है ना। सो ये जो प्रिंटिंग थी इसकी वजह से बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस हो गई थी, टाइम कम लगने लग गया था, लेबर भी कम लगने लग गई थी, कॉस्ट भी कम लग रही थी, बहुत सारे मल्टीपल बुक्स एक ही बार में प्रोड्यूस हो रही थी, नए नए आइडियाज सर्कुलेट होते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन भी होने लग गए थे लोगों के बीच में, एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर आ गया था। यहाँ पर क्या होता है, हम अपने आइडियाज जो हैं वो भेज सकते हैं, लोगों तक भिजवा सकते हैं, और फिर एक नया रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। और उसके बाद इसके बाद क्या होता है, जो लिटिल एजुकेटेड पीपल है उनको भी मजा आने लग गया था। कैसे मजा आने लग गया था, जैसे मान लो अगर उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा था तो सुन सुन के एंजॉय किया करते। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो जो थिंकर्स होते थे, जो फिलोसोफर्स होते थे, वो भी क्या करते थे, तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, हमने अभी पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंटिंग की वजह से ही बहुत सारे आइडियाज या फिर फोक टेल्स वगैरह जो है वो सब प्रिंट की वजह से ही लोगों में फैलती थी, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन आती थी। अब ये जो है, ये यहाँ पर मैंने इंक्विजिशन का मतलब लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रोमन चर्च ने एक संस्थान बनाई थी, जिससे क्या होता था, वो लोग उन लोगों को पनिश करने लग गए थे जो कि उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग की बात से एग्री कर रहे थे। अब मार्टिन लूथर किंग क्यों अनहैप्पी थे कैथोलिक चर्च से, वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ये कहते थे कि एक तो ये चर्च लालची है ना, वो सिर्फ ये अगर पनिशमेंट माफ कराते हैं तो फिर वो क्यों मांगते हैं लोगों से इतना सब कुछ, क्यों अपनी ग्रीड के लिए वो करते हैं ना। वो ये बिलीव नहीं करते थे कि कैथोलिक चर्च के पास ऐसी पावर है कि वो लोगों के सिन को माफ कर सके। रेदर इससे क्या होगा, अगर तुम्हें सच्ची में अपनी इस पनिशमेंट माफ करनी है तो तुम अच्छे काम करने लग जाओ, तुम्हें किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्टिन लूथर किंग का ये कहना था, ठीक है। अब बैलेड क्या होता है, ये एक टाइप की कहानी होती है जिस कहानी को आप कविता के रूप में गाते हो, उसको हम बैलेड कहते हैं। और टैवरन्स क्या होते हैं, प्लेसेस वेयर पीपल गैदर, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग दारू पीते हैं, उनको फूड दिया जाता है, अपने फ्रेंड से वो मिलते हैं और न्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया कि 16th सेंचुरी में रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, एक टाइप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कैथोलिक चर्च के बारे में। और मार्टिन लूथर किंग जो थे वो मेन प्रोटेस्टेंट थे, वो प्रोटेस्ट करते थे कि कैथोलिक चर्च जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और बहुत सारे जो ट्रेडिशन थे एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के, वो डेवलप हो गए थे इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी विच वॉज गिवन बाय कैथोलिक चर्च, उसके वो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था चर्च में कि हम तुम्हारे पापों की जो क्षमा है वो तुम्हें प्रदान करेंगे। तो ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी विच इज गिवन बाय कैथोलिक चर्च। तो फिर इस वजह से मार्टिन लूथर किंग ने जब सबको समझाया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, है ना, तो इस वजह से जो पुराने ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, तो इस वजह से एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी आ गई थी, जिसकी वजह से लोग बाग जो है वो चर्च के झांसे में नहीं आते थे। रीजन ऑफ प्रिंटेड बुक्स बिकेम पॉपुलर अमंग द लेस लिटरेट पीपल। अब जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनको क्या फायदा होता था इन प्रिंटेड बुक्स से, सो जो रीड नहीं कर पाते थे एटलीस्ट वो सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फोक सॉन्ग्स और फोकलोर पब्लिश होते थे, मतलब गाने वगैरह पब्लिश हुआ करते। साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस यानी कि पिक्चर्स भी आया करती उसके अंदर। और ये जो है एक ऐसे रूरल मीटिंग पब्स बना दिए गए थे जहां पर इन सबको रीड करवाया जाता था या फिर रीड करा जाता था, ताकि लोग जो है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो सुन सकें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब रीडिंग मेनिया के बारे में पढ़ेंगे हम। रीडिंग मेनिया क्या होता है, जो चर्चेज होते थे उन्होंने गांव में बहुत सारे स्कूल सेटअप करवा दिए थे, जिससे कि जो किसान होते थे और जो आर्टिस्ट होते थे वो लिटरेट कर पाए, मतलब पढ़ाई लिखाई कर पाए। तो यूरोप के कुछ पार्ट में जो पढ़ाई लिखाई का लेवल था वो हाई हो गया, 60 to 80% हो गया था। और इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स आने लग गई थी। पेनी चैप बुक्स क्या होती थी, इतनी छोटी छोटी पॉकेट बुक्स जो कि पॉकेट में अपने आप आ जाती थी, मतलब छोटे साइज की। और वो कौन बेचा करते, पेटी पैडलर्स, जैसे कि रिक्शा वगैरह पे बेचा करते हो, उनको आप चैपमैन्स बोल सकते हो, है ना। और फ्रांस में एक किताब होती थी जिसका नाम क्या था, बिलोथिक्यू ब्लू। और ये बहुत कम प्राइस की स्मॉल बुक होती थी जो रिसाइकल्ड पेपर पे या फिर पुअर क्वालिटी पेपर पे छपा करती, और इनका ब्लू कलर का कवर होता था, है ना। न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते थे
न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते थे वो कैरी करते थे इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, कि वॉर हो रहे हैं, ट्रेड कैसी चल रही है, दूसरी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स में कैरी होता था, है ना। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट कल्चर का क्या रोल था? प्रिंट की वजह से जो थिंकर्स होते थे, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स होते थे या फिर फिलोसोफर्स होते थे, उनके आइडियाज प्रिंट के थ्रू आते थे लोगों के पास, है ना। अब प्रिंट की वजह से डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग वगैरह एक्सचेंज होने लग गए थे और 1780 तक जो लिटरेचर होता था वो काफी ज्यादा, अब 1780 तक जो लिटरेचर होता था वो काफी ज्यादा, उसके अंदर रॉयल चीजें आती थी, मोरालिटी जो होती थी उसको क्रिटिसाइज किया जाता था इस तरीके से। अब डिनोमिनेशंस क्या होता है कि रिलीजन के अंदर भी सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एल्मेनाक, आपने अपनी स्कूल की डायरी देखी, उसको आप एल्मेनाक ही बोलते हो, जिसके अंदर काफी सारा एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, कैलेंडर्स होते हैं, प्लैनेट की मूवमेंट्स होती है, कुछ प्रेयर्स लिखी होती हैं, है ना। उसके बाद एक टाइम टेबल भी होता है, एलिप्स और फुल टाइड वगैरह। एवरीडे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आपकी एल्मेनाक में होती है। चैप बुक क्या होती है? पॉकेट साइज बुक्स होती हैं, ठीक है, 16th सेंचुरी में आ गई थी। और डेस्पोटिज्म क्या होता है? जब आप एब्सोल्यूट पावर जो है वो प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जो कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ और ये वैसे लीगल नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से ही पावर को प्रैक्टिस करने लग जाते हो। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स की। एक चिल्ड्रन प्रेस आने लग गई थी, मतलब बच्चों के लिए भी बुक्स वगैरह, जो है वो छपने लग गई थी फ्रांस में 1857 में। और जो जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने बहुत सारे साल लगा दिए थे पीजेंट के लिए एक बुक बनाने में, जिसके अंदर बहुत सारे पुराने पुराने फोक टेल्स छपे रहते थे, है ना। उसके बाद लाइब्रेरीज बनने लग गई थी जो लोगों को बुक्स उधार पे दे देती थी कुछ टाइम के लिए, वो भी 17th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी में तो इंग्लैंड में बहुत सारी लाइब्रेरीज बन गई थी जो बुक्स लेंड करती थी वाइट कॉलर्स वाले लोगों को, आर्टिस्ट को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, है ना। उसके बाद और भी ज्यादा इनोवेशंस हुई। कैसी कैसी इनोवेशंस हुई? जैसे कि लेट 18th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो मेटल की बनने लग गई थी। और 19th सेंचुरी में से बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लाइक इनोवेशंस होने लग गई। मिड 19th सेंचुरी में जो रिचर्ड एम हो थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में प्रिंटिंग प्रेस बनाई जो कि बिजली से चलती थी और वो एक घंटे में 8000 शीट्स बनाने के लिए कैपेबल थी। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई थी। और 1920 में इंग्लैंड में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया काम छपने लग गया था, वो भी सस्ते रेट में। शीलिंग सीरीज उसको बोला करते थे, ठीक है। और जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, वो 10 साल का था, मैंने आपको बताया था, 1930 से 29 से लेकर बेसिकली 1939 तक, इन 10 सालों तक ग्रेट डिप्रेशन चलता रहा था। तो उन लोगों पब्लिशर्स को, जो बुक पब्लिश करा करते, उन्हें डर था कि इस इकोनॉमिक या फिर मंदी में कहीं हमारी बुक परचेजेस भी कम ना होने लग जाए या फिर हमारा बिजनेस बेकार ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करने लग गए थे, वो पेपर बैक एडिशन, सस्ते सस्ते बुक्स जो है वो बेचा करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने इंडिया की, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट के ऊपर। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वो भी संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपको पता ही है, पाम के लीफ पे या फिर हैंडमेड पेपर पे लिखी जाया करती थी, ठीक है। या तो उन्हें वुडन कवर्स के बीच में रखा जाता था या फिर उन्हें सिल दिया था ताकि उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके। और इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल, जब बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था, उससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे, बंगाल में ही विलेज प्राइमरी स्कूल से, जहाँ पर स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पढ़ना नहीं आया करता, मतलब क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना नहीं आया करता, वो सिर्फ लिखना जानते थे कि कैसे लिखा जाता है। तो टीचर्स जो है वो टेक्स्ट से ही क्या करा करती है, डिक्टेट किया करती है, और स्टूडेंट्स जो है उन्हें लिखते रहते थे। और बहुत सारे बच्चे जो है वो लिटरेट होने लग गए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि ये रीड कैसे करना, लेकिन फिर भी वो लिटरेट होने लग गए थे, ठीक है। एंड नाउ प्रिंटिंग कम टू इंडिया। अब इसमें क्या था, जैसे मैंने आपको बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर में से ये बताया था कि सबसे पहले पोर्टुगल जो है वो हमारे इंडिया के गोवा वाले रीजन में रूल करने आए थे। तो वही पोर्टुगीज मिशनरीज जो थे वो 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग
प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, वो भी गोवा में, ठीक है। और 1674 में 50 बुक जो है वो प्रिंट हुई थी कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में, इंडिया में ही, है ना। और जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने पहली तमिल की बुक प्रिंट की थी 1579 में कोचिन में, और 1713 में पहली मलयालम बुक प्रिंट हुई थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने एक पहली उन्होंने एडिट की थी वीकली मैगजीन जिसका नाम क्या था, द बंगाल गैजेट। और गंगाधर भट्टाचार्य ने क्या किया, भट्टाचार्य जी ने क्या किया था, बंगाल गैजेट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। एडिट किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, और उसके बाद पब्लिश किसने किया था, गंगाधर भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। उलामा क्या होते थे, बेसिकली ये इस्लाम के स्कॉलर्स थे। ऐसे ही हर धर्म के स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन इस्लाम के स्कॉलर्स को उलामा बोलते हैं। और एक बॉडी है, इस्लामिक लॉ की बॉडी है जिसको हम क्या बोलते हैं, शारिया, उसको भी आप उलामा से रेफर कर सकते हो। फतवा क्या होता है, ये एक टाइप का इस्लामिक लॉ होता है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ने दिया होता है। और फतवा इज वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो लॉ है वो हमें क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, इसके क्या प्रोसीजर है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स की। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डिबेट्स होने लग गए थे रिलीजियस इशू को लेकर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग डिफरेंट रिलीजन से थे, उन्होंने अपनी अलग अलग बिलीफ बना लिए थे, वो सब अपनी अलग अलग सोच रखने लग गए थे रिलीजन को लेकर। तो जो राम मोहन रॉय है, राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने पब्लिश किया था संबत कॉमेडी फ्रॉम 1821 से लेकर। और एक ऑर्थोडॉक्सी कमीशन है, मतलब ये एक ऐसा कमीशन है जो ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। और उन्होंने क्या पब्लिश किया था, समाचार चंद्रिका, जो कि राजा राम मोहन रॉय का ये जो संबद्ध कॉमेडी है इसको अपोज कर रहे थे कि इनका जो कहना है वो गलत है, हमारा जो कहना है वो सही है, उनको अपोज कर रहे थे। और 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर है जिनका नाम क्या था, जमाए जहान नोमा एंड शमसुल अकबर, ये पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। फिर जो दियोबंद सेमिनारी है, उन्होंने क्या फाउंड किया था, 1867 में उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फतवाज पब्लिश किए थे, जिसमें कि मुस्लिम रीडर्स को बताया जाता था कि उन्हें कैसे अपनी डेली लाइफ में उन लॉज को मानना है, और वो हर एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन का या फिर हर एक लॉ का मतलब वो समझाते थे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने, वो आई थी 16th सेंचुरी में, वो भी कलकत्ता से 1810 में, ठीक है। तो ये था। अब वुमेन इन प्रिंट के ऊपर हम बात करेंगे। नाउ वुमेन इन प्रिंट। अब ये जो वुमेन का स्टेटस है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और पहले भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे और अब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। वुमेन की जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो गई थी मिडिल क्लास होम्स में। जो बहुत अच्छे हस्बैंड्स एंड फादर होते थे वो ये सोचते थे कि वुमेन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वुमेन के स्कूल सेटअप हो गए थे तो उन्हें वहाँ भेज दिया करते थे। और फिर 1876 में जो वसुंधरा देवी है, उन्होंने अपनी पहली ऑटोग्राफी पब्लिश की जिसका नाम क्या था, अमर जीवन, ठीक है। और 1880s में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने अपने एंगर को रोट किया था, लिखा था कि कैसे अपर कास्ट हिंदू वुमेन की लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, स्पेशली विडोज की, विधवा की। और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जर्नल्स भी छपे जिसमें वुमेन की राइटिंग्स आया करती, और उन्हें उसमें ये बताया जाता था कि वुमेन को क्यों पढ़ाना लिखाना इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेबस होना चाहिए, कैसे रीडिंग मटेरियल करना चाहिए, और होम बेस्ड स्कूलिंग होगी तो कैसा सिलेबस होना चाहिए। राम चड्डा ने पब्लिश किया था फर्स्ट सेलिंग इस स्त्री धर्म विचार, ताकि ये स्त्रियों को बताया जाए, फिर वुमेन को बताया जाए कि कैसे वो ओबीडियंट वाइफ बन सकती हैं, ठीक है। सो ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो हेल्प कर रही है वुमेन को कि टू एमर्ज एज अ रिबेल, कि वो एक रिबेल की तरह उभर कर आए। बहुत सारी वुमेन ने अपनी राइटिंग स्टार्ट करी, और जो पुअर कंडीशन है वुमेन की वो उनको हाईलाइट किया, जिससे कि समाज में जो है वो प्रिंट की वजह से चेंज आने लग गया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन वुमेन पर, किसका, प्रिंट कल्चर था, प्रिंट कल्चर का। प्रिंटिंग की वजह से उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट करा, और डिबेट के साथ वो डिस्कस करने लग गई थी। वुमेन ने अपने आइडियाज़ को, अपने खुद को एक्सप्रेस करने की मोहलत मिली या फिर फ्रीडम मिली। इसकी वजह से वुमेन जो है डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, क्लास की एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग गई,
बहुत सारे वुमेन अपने एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज को शेयर किया करती, और जो अच्छे हस्बैंड एंड फादर्स होते थे वो अपनी वाइफ को और डॉटर को भेज देते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। प्रिंट एंड पुअर पीपल, 19th सेंचुरी में बहुत सस्ती सस्ती छोटी छोटी किताबें आने लग गई थी मार्केट में। बहुत सस्ती सस्ती बुक मद्रास में बेची जाया करती, जिससे कि जो गरीब लोग होते थे वो भी खरीद सकते थे और उनको रीड कर सकते थे। लैंडिंग लाइब्रेरी भी हर जगह सेटअप हो गई थी। पेपर बैक एडिशन, जो कि मतलब रिसाइकल्ड पेपर जो कि गोंद से या फिर ग्लू से चिपके हुए होते थे, वो पेपर यूज किए जाते थे, उस पे नॉवेल्स छपते थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत अफोर्डेबल पड़ता था। लिटरेसी रेट बढ़ने लग गया था लेबर क्लास में, और नेशनलिज्म का जो मैसेज है वो भी बहुत लोगों तक फैलाया जाने लग गया था। और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी तक जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज है वो भी लिखे जाने लग गए थे, ठीक है। 1871 में जो ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने कास्ट सिस्टम के अंदर जो इनजस्टिस होते हैं वो उसके बारे में लिखा था अपनी बुक गुलामगिरी में। और जो काशी बाबा है, जो कि एक कानपुर मिल वर्कर है, उन्होंने भी क्या पब्लिश किया था और लिखा था छोटे और बड़े का सवाल इन 1938। और वो क्या शो करती थी, छोटे और बड़े के सवाल में क्या लिखा हुआ था कि कास्ट और क्लास के बीच में कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रिंटिंग वर्क है, उन लोग इस वजह से जितनी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इंडिया की, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, वो कैसे कनेक्ट हो पाए। न्यू प्लेटफॉर्म बन गया था प्रिंटिंग एक तरीके का, जहाँ पर लोग जो है अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। बहुत सस्ता और सिंपल तरीका था कम्युनिकेशन का। बहुत सारी जो इंडियन लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सबको जानने को मिल रही थी, और रिलीजियस बुक जो है काफी ज्यादा छपने में आ रही थी, ठीक है। एंड प्रिंटिंग कल्चर का नेशनलिज्म इन इंडिया पे क्या रोल पड़ा था, देखो काफी सारे नेशनल, जैसे ब्रिटिशर्स का राज था तो नेशनलिज्म की भावना तब आने लग गई थी। तो जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था वो हर जगह फैला करता था, मतलब कंट्री के एक एक कोने तक जाया करता, और उसमें लिखा होता था कि ब्रिटिश कैसे मिसरूल कर रहे हैं, ताकि लोगों के दिमाग में चीज डले कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसे से काम कर रहे हैं। और जो रेवोल्यूशनरी थे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था अपना, जिसका नाम क्या था, केसरी, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था 1908 में, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। अब एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था इंडिया में, अब वो क्या था और क्यों पास हुआ था वो देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी नजरों में पड़ गया था कि इंडियन न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग वाले हैं उसके अंदर हमारे बारे में अनाप शनाप छप रहा है। तो इससे क्या होता है, इंडिया में बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ दंगे फसाद होते हैं, लोग हम पे भड़क जाते हैं और हमें अपना काम नहीं करने देते, ये ब्रिटिशर सोचते थे। तो उन्होंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया कि प्रेस जो होगी इंडिया की, जो प्रिंटिंग एंड न्यूज वाली होती है, उसके ऊपर हम जो है वो नजर रखेंगे। और ये एक्ट कब पास हुआ था, 1878 में। अब गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के थ्रू न्यूज़पेपर्स के ऊपर ट्रैक रखेगी कि कहीं इन्होंने हमारे ऊपर कुछ अनाप शनाप तो नहीं छाप रखा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या स्टेप किए थे लाइक इंडिया की प्रेस की फ्रीडम छीनने के लिए। तो जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो जो इंग्लिश मैन होते थे वो डिमांड करते थे कि हम तुम्हारी प्रेस को चेतावनी दे रहे कि तुम कम प्रिंट करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो गवर्नमेंट के पास पूरे राइट थे कि वो रिपोर्ट्स को सेंसर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर कोई उन्हें बेकार न्यूज़ लगती है तो उसे हटवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है पूरा ट्रैक रखेगी न्यूज़पेपर्स के ऊपर, और अगर उन्हें दिखा कि हमारे बारे में कुछ बेकार छाप रखा है तो न्यूज़पेपर को वार्निंग दी जाएगी, और अगर उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया तो हम उनकी जो मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, उसको जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होता है कि जब्त कर लेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे जो बड़ा सा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड इसमें एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि काफी सारा चैप्टर इस साल कट गया है, जिससे कि आप बच गए हो, वो भी हिस्ट्री में, ठीक है। ओके, तो इसके बस लाइक 2-3 टॉपिक ही आ रहे हैं जो कि हम करेंगे, एंड बाकी में कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये नोट्स लिए हैं मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करेंगे भाई अपने इस चैप्टर से। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आप अपनी एसएसटी में देखोगे, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में भी ग्लोबलाइजेशन वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है
देखो, आपने देखा है रील्स में, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो कि बाहर के जो लोग होते हैं जैसे ब्रिटिशर्स या फिर अमेरिकन, वो आते हैं हमारे इंडिया के वृंदावन में, राधे राधे करते हैं, वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं, है ना, हमारे यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं। और हमारे इंडिया के लोग भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कल्चरल ट्रांजेक्शन है ना, कल्चरल एक्सचेंज है, हम उनका कल्चर फॉलो करते हैं, वो हमारा कल्चर फॉलो करते हैं। साथ के साथ हमारे देश के लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरे देश में जाते हैं पैसे के लिए, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पर आके पढ़ाई करते हैं, फॉरेन बच्चे, है ना। और हम जो है बाहर देशों में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, बाहर देश के शेयर्स खरीदते हैं, दूसरे देश से गुड्स इंपोर्ट कराते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं बाहर देशों की। हमारे यहाँ जैसे जापान की जो टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन की, वो यहाँ पर अभी इंडिया में आएगी। स्विट्जरलैंड की जो रोपवे वाली वो है टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में आने लग रही है। जैसे कि वैष्णो देवी में भी आपने देखा होगा रोपवे, वो स्विट्जरलैंड का ही है ना। सो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर मूवमेंट होता है। मूवमेंट किस चीज का, कैपिटल यानी कि पैसे का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज का, पीपल का भी, और साथ ही साथ कल्चरल का भी, है ना, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब एंशियंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन कैसे होता था वो देख लेते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब मैंने क्या बताया कि आइडियाज, लोगों का, कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का, कल्चरल का एक्सचेंज होता रहता था, मूवमेंट होता रहता था, है ना। तो पहले के ज़माने में जितने भी लोग ट्रैवल करते थे, जो बिजनेसमैन थे, जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट क्या होता है, पंडित लोग, पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालु, वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। किस चीज के लिए, नॉलेज पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, खुद की स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और ऑपरेशन से यानी कि अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उससे छुपने के लिए वो बड़े लंबे लंबे डिस्टेंस को, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पंडित हैं या फिर हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका भी हमने ये सुना है कि वो पूरे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया था अपनी टीचिंग्स के लिए, है ना। तो ये वही चीज़ है कि बहुत सारे प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स बहुत दूर दूर तक जाते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, कभी कभी अत्याचार से बचने के लिए भी। वो अपने साथ साथ बहुत सारा सामान, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन और कभी कभी तो जर्म्स और डिसीज भी लेकर चल रहे होते थे, है ना, उसमें अपने रास्ते में या फिर जर्नी में। तो जब 3000 BC आया तो एक कोस्टल ट्रेड बन गई थी, मतलब कि जो समुद्री इलाके से लिंक होता है वो वाला कोस्टल ट्रेड बन गया था। और किस किस चीज को लिंक करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और वेस्ट एशिया को। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ का थी, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, उस इलाके को पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था। और वेस्ट एशिया, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इजराइल, इसको जोड़ने के लिए कौन बन गया था, एक कोस्टल ट्रेड बन गई थी, मतलब समुद्री रास्ता बन गया था। तो ऐसे देखो यहाँ पर लोगों का, आइडियाज का, वैल्यूज का, इन सब चीजों का मूवमेंट हो रहा है ना। अब सिल्क रूट लिंक्ड चाइना विद द वेस्ट। वेस्ट मैंने आपको बता दिया कौन से इलाके हैं, और वेस्ट को चाइना के साथ कौन लिंक करता था, एक रास्ता जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। इसको हम सिल्क रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रास्ते से बाकी सारी चीज ट्रांसपोर्ट तो होती थी, लेकिन चाइना से बहुत सारा सिल्क आता था और वो सिल्क पूरे वर्ल्ड में फैलता था, ठीक है। सो इस रास्ते से बेसिकली सिल्क की ट्रेडिंग होती थी फ्रॉम चाइना टू दी वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये सिल्क रूट का काम था। अब खाना भी ट्रैवल करता था, जैसे पहले अमेरिका से, फिर यूरोप में आता था, फिर एशिया में आता था, अमेरिका वहाँ पे, फिर यूरोप, फिर एशिया, ऐसे से फूड ट्रैवल भी करता था। और कभी कभी तो चाइना से नूडल्स ट्रैवल करते थे इटली में, और जैसे ही चाइना के नूडल्स इटली में ट्रैवल करते थे तो वो क्या बन जाती थी, स्पेगेटी, ठीक है। और जो यूरोपियन कॉन्करर्स होते थे, कॉन्करर्स कौन से होते थे, जो हमला करने वाले होते थे या फिर कब्जा करने वाले होते थे। जैसे मान लो यूरोपियंस हैं, उनको अमेरिका पे कब्जा करना था पहले के टाइम की बात में, ठीक है, पहले के टाइम की बात है, यूरोपियंस को अमेरिका पे कब्जा करना था। तो उन्होंने युद्ध करने से पहले क्या किया, अपने साथ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स रख लिए। स्मॉल पॉक्स जो एक बीमारी है, उसके जर्म्स वो लेके गए थे, अमेरिका में आ गए। अब एक के थ्रू एक कांटेक्ट में आएगा तो फैलेगी तो जरूरी डिसीज। तो अमेरिका के लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स फैल गया, जिसकी वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में महामारी फैल गई थी, जैसे अभी कोरोना फैल गई थी कुछ टाइम पहले, है ना। अब हम बात करेंगे सिल्क रूट की। बेसिकली सिल्क रूट जो है वो एक
ऐसा रास्ता है ट्रेडिंग का जहाँ पर मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती थी और बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है। और कब से आया था ये? 2nd सेंचुरी BC से। इसको हम सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे सिल्क के कार्गोज इस रूट से गुजरते थे 14th सेंचुरी AD तक, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 14th सेंचुरी AD तक। अभी कहाँ कहाँ से था? एशिया से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक। यहाँ पे देखो, ये पूरा एशिया था आपका, एशिया से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक। और साथ के साथ कौन सा रास्ता था ये? ट्रांसवर्सिंग चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस एंड इटली। ट्रांसवर्सिंग चाइना, इंडिया, अरेबिया, पर्शिया, इजिप्ट, यूरोप, सोमालिया, ये सारे इलाके ये कवर करता था सिल्क रूट। ठीक है, तो यहाँ पर से बहुत सारे सिल्क, हैवी सिल्क ट्रेडिंग हुआ करती उस टाइम पीरियड में। अब फूड भी ट्रैवल करता था, जैसे मैंने आपको स्पैगेटी की कहानी बताई, चाइना से आती थी नूडल्स, यूरोप में जाती थी और स्पैगेटी बन जाती थी, और पोटैटो भी, है ना। अब देखो, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो हैं वो जैसे इतने लंबे लंबे रास्तों पे चलते थे, जर्नी करते थे, तो नई नई क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस कर जाते थे जिस जगह पर वो रहने लग जाते थे। जैसे मैंने आपको स्पैगेटी बताई कि चाइना से नूडल्स जो है वो इटली, यूरोप में गई तो स्पैगेटी बन गई। वैसे ही अरब ट्रेडर्स ने इटली में, जो अरब के ट्रेडर्स हैं उन्होंने इटली में क्या इंट्रोड्यूस किया? पास्ता। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन फूड, जैसे जैसे आज हमारे लिए ये सारे फूड जिनका मैं अभी नाम बताऊंगी वो सारे कॉमन है, लेकिन 5 सेंचुरी तक भी हमें, अगर हम 5 सेंचुरी को गिने तो उस तक भी कॉमन नहीं थे, बहुत नए थे, ये 5 सेंचुरी पहले ही मिले हैं। जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, बहुत सारे, है ना। और पोटैटो देखो क्या है, यूरोप में जो गरीब लोग थे उनकी जो सेहत है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत बेटर बन गई थी जैसे उन्होंने एक हम्बल पोटैटो का इन्वेंशन किया या फिर इंट्रोडक्शन किया। उन्हें एक तरीके से खोज हो गई थी हम्बल पोटैटो की, जिसकी वजह से वहाँ के गरीबों की लाइफ बहुत बेटर होने लग गई थी। और अब यूरोप में ही आयरलैंड है, आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीजेंट्स होते थे, जो मतलब बहुत गरीब किसान होते थे, वो पोटैटो पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक डिसीज आई थी एक बार मिड 1840s में, जिसकी वजह से पोटैटो की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और भूखमरी की वजह से बहुत सारे पुअरेस्ट किसानों की डेथ हो गई थी। मतलब वो इतने डिपेंडेंट हो गए थे आलूओं पे कि वो अब सोच भी नहीं सकते थे किसी और चीज़ को खाने की, है ना। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड। अब यहाँ पर देखो, अमेरिका ने डिस्कवर किया था बहुत, और वो अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी, अमेरिका मिल गया था, और प्रीशियस मेटल्स इसके अंदर एक टॉपिक है, सब टॉपिक। अब क्या होता है, जो यूरोपियंस थे वो हमेशा से मतलब सबकी नाक में दम करने वाले हैं, जैसे कि यूरोप के ब्रिटिशर्स ने इंडिया की नाक में दम किया 200 साल, ऐसे ये पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा हौच पौच करते रहते थे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यूरोपियन सेलर्स जो हैं, जो समुद्री यात्रा करते हैं, उनको एक नया रास्ता मिल गया था एशिया तक पहुँचने का। और फाइनली जब वो एशिया के लिए रास्ता खोज रहे थे, सी रूट बेसिकली, तो साथ ही साथ उन्हें अमेरिका भी मिल गया था वेस्टर्न ओशन पे। ठीक है, अमेरिका भी मिल गया था उनको। और अमेरिका की डिस्कवरी से पहले, जब यूरोपियंस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका की डिस्कवरी से पहले मिलियंस ऑफ ईयर तक अमेरिका का कॉन्टैक्ट बाकी दूसरे देशों से कटा हुआ था। मिलियन ईयर से अमेरिका जो था वो अकेला था, आइसोलेटेड था, है ना। और यूरोप मतलब उस टाइम पे इतना अमीर कैसे था, या फिर उसका ट्रेडिंग जो लेना देना होता था, बाइंग सेलिंग होती थी, वो फाइनेंस कैसे होती थी। एक्चुअल में जो आज का पेरू और मैक्सिको है ना, उस टाइम पे यूरोप में यहाँ पर बहुत सारी माइंस थी जिसके अंदर प्रीशियस मेटल्स और सिल्वर पाया जाता था, जिसकी वजह से उनका पैसे का कारोबार चला करता और वो बहुत सारा बाइंग एंड सेलिंग कर लेते थे। अब यूरोपियन को अमेरिका मिल गया, अब यूरोपियन ने सोचा कि हम इस पे भी कब्जा करेंगे, अमेरिका पे हमने इसको ढूंढा तो हम कब्जा करेंगे। तो क्या किया उन लोगों ने, जो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगल भी तो यूरोप का पार्ट है, पोर्टुगीज थे और जो स्पेनिश थे, उन्होंने क्या किया, अमेरिका को कब्जा करने के लिए, अमेरिका पे कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत सारे स्मॉल पॉक्स बीमारी के जर्म्स कैरी कर लिए थे, और वो फिर वहाँ पे मिड 16th सेंचुरी में पहुँच गए थे। और क्योंकि अमेरिका जो है इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में नहीं था, आइसोलेटेड था, तो अमेरिका के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं थी कि वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को झेल सके। तो जब यूरोपियंस अमेरिका में पहुंचे थे उस पर कब्जा करने के लिए और स्मॉल पॉक्स जर्म्स के साथ, तो वो महामारी पूरे अमेरिका में फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, है ना।
इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था वहाँ का सिस्टम, है ना। अब यूरोप सबके साथ इतना बुरा बुरा कर रहा था तो उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। 19th सेंचुरी को तक यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी और हंगर आ गया था, मतलब स्टारवेशन आ गई थी। सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती थी और बहुत घातक बीमारियां फैली हुई थी, है ना। और इंडिया और चाइना कैसे थे 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अमीर कंट्रीज थी, है ना। और एशियन ट्रेड में इनका बहुत अपर लेवल पे स्थान था। हाउएवर 15th सेंचुरी में चाइना को बोला जाता है, जैसे पहले अमेरिका के कॉन्टैक्ट कट गए थे, अब चाइना के भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट कट गए थे ओवरसीज से, है ना। और वो भी आइसोलेशन में चला गया। अब जैसे चाइना का रोल रिड्यूस हो गया ट्रेडिंग में, तो धीरे धीरे अमेरिका बढ़ गया और फाइनली अमेरिका जो है वो एक सेंट्रल पावर बन गया था। अब अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी जो है पूरे वर्ल्ड की ट्रेडिंग यूरोप के साथ ही चल रही थी। तो इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है ना। इतना तो आप आराम से याद भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो भी फुल डिटेल में और कम से कम टाइम के साथ। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो PDF है इसके अंदर आपको सारे नोट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ सब मिलेंगे। कंबाइंड PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके फॉलो करना, सारे सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड सेकेंडली आप मुझे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, आई रिप्लाई। एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विदाउट एनी देरी। एंड यहाँ पर देखो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जर्मनी इटली कैसे बने, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अच्छा, ये जो नोट्स हैं वो मैंने इस टाइप से बनाए कि इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो उससे आपको क्या होगा, अच्छे से याद करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। नाउ व्हाट इज़ नेशनलिज्म, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, देश प्रेम की भावना, यानी कि अपने देश के लिए प्यार। अब जैसे आपको कई लोग बोलेंगे कि इंडिया से बाहर चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं इंडिया में ही रहूँगा, वहीं से मैंने पढ़ाई की है और यहीं पर मैं कुछ अच्छा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया देश प्रेम की भावना, है ना। अब यूरोप के अंदर देश प्रेम कैसे आया, है ना। अब यूरोप जो है बहुत मेसी हो रखा था, उबड़ खाबड़ सा हो रखा था। जैसे मान लो हमारे इंडिया में पंजाब स्टेट है, तो मोस्टली वहाँ पर लोग जो है वो पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, मतलब पंजाब की आइडेंटिटी रखते हैं। और हरियाणा है, वहाँ पे सब हरियाणवी बोली ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही यूरोप में क्या हुआ कि एक ही स्टेट में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, तो लोगों के अंदर कॉमन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, बिलोंगिंगनेस फील नहीं कर पा रहे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, वो भी एक स्टेट के अंदर ही। कुछ जर्मन बोल रहे हैं, कुछ फ्रेंच बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक नेशन स्टेट चाहिए, यानी कि जर्मन जो है वो जर्मनी में रहे, फ्रेंच जो है वो फ्रांस में रहे, स्पेनिश जो बोलते हैं वो स्पेन में रहे, इस तरीके से। तो इसलिए यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना है वो आने लग गई थी, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ जो है सबसे पहला एग्जाम्पल हमें यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को देखने का मिला था जब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे ट्रैवल शोज़ में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि यूरोप में जो है ना मोस्टली किंग एंड क्वीन रूल करते हैं, मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। तो लोग चाहते थे, पीपल वांट कि ये किंग रूल हट के, यानी कि कोई एक इंसान हमें रूल ना करे, लोगों का रूल आना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी कि लोग अपने हिसाब से चुने कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही था कि पीपल की यही डिज़ायर थी, वांट थी कि मोनार्की से हट के डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी आ भी गई, है ना। क्या हुआ 1789 में मोनार्की जो है वो डेमोक्रेसी पे शिफ्ट हो गई थी यूरोप में फाइनली। ये नेशनलिज्म इन यूरोप का एग्जाम्पल है, देश प्रेम की भावना से ही मोनार्की से हट के डेमोक्रेसी आ गई थी। फ्लैग जो है वो न्यू ट्राई कलर फ्लैग हो गया था, जैसे हमारे इंडिया में भी ट्राई कलर है ना, वैसे ही उनका न्यू फ्लैग जो है वो ट्राई कलर का हो गया था। नेशनल लैंग्वेज उनकी फ्रेंच हो गई थी, क्योंकि बेसिकली ये सारा काम जो है नेशनलिज्म की भावना जो है वो फ्रांस से ही स्टार्ट हुई थी, तो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच हो गई थी। नया नेशनल एंथम आ गया था, नए ओथ्स आ गए थे,
और उसके बाद जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो अपने लीडर को चुन सकते थे। और उसके बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। ये कैसा सिस्टम है कि सब के सब लॉ के पीछे इक्वल हैं। जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हुए प्रोडक्ट्स जैसे हम भेजते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो बहुत सारा टैक्स लगता था ट्रेड पे, ठीक है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जैसे फ्रांस है, फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स होंगी ना, तो उन एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। तो प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉफिट होगा, तो वो एबॉलिश हो गई थी। फ्रेंच आर्मीज़ जो थी, उन्होंने नेशनलिज्म की जो भावनाएं थी, जो आइडिया था कि तुम भी अपनी नेशन स्टेट मांगो, वो पूरे यूरोप में फैलाई, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी है, वो अच्छी बात है कि हो गई थी, मोनार्की से डेमोक्रेसी शिफ्ट हो गई थी। कौन से ईयर में? 1789 में। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, क्योंकि अब नेपोलियन की एंट्री हो जाती है। अब ये नेपोलियन कौन था? जैसे 1789 में डेमोक्रेसी थी, ठीक उसके 10 साल बाद नेपोलियन आ गया था 1799 में, और उसने रूल किया था 1815 तक, मतलब 16 साल, ठीक है। उसने पूरा यूरोप को रूल किया था। तो जैसे डेमोक्रेसी थी 1789 में, तो अब मोनार्की उसने दोबारा से सेटअप कर दी थी। अब नेपोलियन जो अपना खुद का कोड लेके आया, अपने खुद के रूल्स लेके आया, जिसको आप सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकते हो, या फिर नेपोलियन कोड भी बोल सकते हो, है ना। नेपोलियन पावर में आया तो ना तो ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा था, ठीक है। अब जो नेपोलियन अपना कोड लेके आया था, यानी कि सिविल कोड 1804 वाला, यानी कि 1804 में आया था, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या थे? एक तो फ्यूडल सिस्टम नहीं था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि जैसे जो ज़मींदार होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ज़मीन पर पीजेंट्स जो है वो काम करते, तो फ्यूडल सिस्टम होता है वो बंद करा दिया था सिविल कोड वगैरह ने, ठीक है। उसके बाद जो सोसाइटी का डिवीजन था कि नोबल्स अलग है, जो रिच क्लास है, पीजेंट्स अलग हैं, मिडिल मैन अलग हैं, तो वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी उसने बंद करवा दिया था। एक होती है बंधवा मजदूरी, कि हम किसी के अंडर प्रेशर में आके मजदूरी कर रहे हैं, उसको हम सर्फडम बोलते हैं, वो भी बंद करा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करा दिया था। जो ट्रेड बैरियर्स मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या फिर स्टेट टू स्टेट चेंज करने में हमें ट्रेड बैरियर्स होते थे, वो पे करने पड़ते थे, वो इम्प्रूव हो गए। अच्छा, यूरोप में पहले एक अच्छे से मेजरिंग यूनिट नहीं थी, ठीक है, कि ये कितनी क्वांटिटी है, ये कितनी क्वांटिटी है, तो वो जो है एक प्रॉपर मेजर यूनिट सेटअप करी नेपोलियन ने, ताकि ट्रेडर्स को लॉस ना हो। लॉ के पीछे सब इक्वल हैं, और बर्थ प्रिविलेज किसी को भी नहीं मिलेगा कि ये रॉयल फैमिली में तो इसको रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये कभी जेल नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हर एक चीज़ के एडवांटेज थोड़े ना होते, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो सिविल कोड 1804 था, उसके कुछ बैड पॉइंट्स भी थे। जैसे किंग चाहते थे, जो नेपोलियन थे, कि वो ये चाहते थे कि हमेशा मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही छपे, नहीं तो जो बुरा छापेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सेंसरशिप थी। वुमेन को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था, और वुमेन का कोई भी हिस्सा फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं था, और हर एक इंसान को, हर एक मतलब फैमिली में से एक ना एक इंसान को आर्मी में ज्वाइन होना कंपलसरी था। अब नेपोलियन चाहता था कि मैं अपनी ये आर्मी को एक्सपैंड भी करूं, और वो चाहता था या तो कंट्री खुद आके सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं उन पे हमला कर करके कब्जा कर लूँगा, ठीक है। अब नेपोलियन भी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका नहीं। 1815 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू हो गई। अब ये बैटल किस किस के बीच में हुई? ऑब्वियसली एक नेपोलियन के बीच में और एक प्राग के बीच में। प्राग क्या थी? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, प्राग के बीच में और नेपोलियन के बीच में लड़ाई हो गई 1815 में, और जीता कौन? प्राग जीता, ठीक है। बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। उसमें क्या लिखा होता है कि यूरोप का भाई हम सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। और ये प्राग ने ही साइन किया था, और नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए थे हम उसको रिवर्स करेंगे, मतलब सिविल कोड कंडक्ट जो था वो हम चेंज करेंगे। और नेशन स्टेट नहीं था यूरोप, इसलिए कोई भी कॉमन बिलोंगिंगनेस नहीं थी, इसलिए यूरोप का सेटलमेंट जो है वो होगा। नाउ टॉपिक नंबर 2 है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा सेटअप होने लग गई थी। तो इंडस्ट्रीज़ होंगी तो अमीर भी होंगे, उनके अंदर काम करने वाले लोग भी होंगे, और एक एजुकेटेड लोग भी होंगे, ठीक है। बिजनेस वाले भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले भी होते हैं, और वर्कर्स भी होते हैं। तो 3 टाइप की क्लासेस बनी थी।
एक अरिस्टोक्रेसी जो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, उनको हम एलाइट्स भी बोलते हैं, और ये कम पॉपुलेशन में थी, ठीक है। और एक बात कब की हो रही है, 1750 की, है ना। नेक्स्ट होता है पीजेंट। पीजेंट कौन होते हैं, वर्कर्स बेसिकली। वो बहुत ज़्यादा नंबर में थे, मेजोरिटी में थे, और वो एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे। और एक होते हैं मिडिल मैन जो एजुकेटेड होते हैं, जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स एंड क्लर्क, ठीक है। अब यूरोप में बहुत सारे एम्पायर थे 18th सेंचुरी में, सबकी अलग भाषा थी, लोगों को बात करने में प्रॉब्लम फेस होती थी, मतलब हर एक जगह लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है। तो वो जो है नेशन स्टेट चाहते थे ताकि उनको बिलोंगिंगनेस फील हो। अब मान लो यहाँ पर एक स्टेट है इंडिया में ही, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते, तो कैसे कॉमननेस फील होगी, कैसे बिलोंगिंगनेस फील होगी। तो लोग जो वो चाहते थे कि वी वॉन्ट नेशन स्टेट, है ना। अब फॉर दिस मिडल मैन, जो मिडल मैन कौन से थे, बेसिकली जो एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, नहीं तो वर्कर्स को कुछ भी वर्कर्स को यानी कि पीजेंट्स को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हमें नेशन स्टेट चाहिए। अरिस्टोक्रेसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मिडिल मैन जो एजुकेटेड वन थे वो ज़्यादातर चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, ठीक है। तो मिडिल मैन यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे, उनकी दो विचारधाराएँ थी। उस विचारधारा का क्या नाम है, एक तो नेशन यूनिटी और दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म। नेशन यूनिटी क्या थी कि हमारी जो स्टेट है वो नेशन स्टेट किस हिसाब से होनी चाहिए, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेड और टेरिटरी के हिसाब से। और जिनकी विचारधारा नेशनल लिबरलिज्म की थी, वो क्या चाहते थे कि यूरोप को फ्री होना चाहिए, लोग जो है अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सके, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, या फिर मोनार्की है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आनी चाहिए, और ट्रेड बैरियर को रिमूव करना चाहिए। तो दोनों बातें सही थी बेसिकली। तो ये दो आइडियोलॉजी थी एजुकेटेड लोगों की कि ऐसा ऐसा नेशन स्टेट बनना चाहिए इन बेसिस के हिसाब से। तो जब जैसे नेपोलियन रूल में था तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, ठीक है, ताकि जो नेपोलियन है वो ज़्यादा कमा सके और अपना ज़्यादा खजाने इकट्ठा कर सके, और कुछ कुछ जो है वो उसने इम्प्रूव भी कर दिए थे। लेकिन नेपोलियन के प्राग ने हरा दिया था, तो प्राग के हराने के बाद भी ट्रेड बैरियर्स कुछ हद तक फॉलो हो रहे थे। जैसे 11 कस्टम ड्यूटी थी 5% की। मान लो अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली टू यूपी जाना है तो 5% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ट्रेडर्स को लॉस हो रहा था। अब जैसे हर स्टेट में क्या होता है, जैसे अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर स्टेट में अलग अलग करेंसीज यूज़ होती हैं। अब जैसे यहाँ पर तो पूरे इंडिया में ही इंडियन रुपी यूज़ होता है, बट यहाँ पर तो यूरोप में हर स्टेट में जाती ही करेंसी चेंज हो रही है, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो वो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉस हो रहा है। ओके, अब नेपोलियन ने ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा पावर और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लॉन्च किए थे, बट लोगों को लगा कि जब नेपोलियन है ही नहीं अब फिलहाल रूल में, तो ट्रेड बैरियर्स क्यों फॉलो करें, है ना। तो इस वजह से नेशनलिज्म का आइडिया फिर से ज़्यादा एनरिच हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1834 में क्या हुआ, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एक कस्टम यूनियन ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या है, ज़ोल्वेरीन, है ना। अब ये दो रिफॉर्म लेके आया, दो बेटर डिसीजन लेके आया। एक तो ट्रेड बैरियर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर रिफॉर्म लेके आने थे, और दूसरा जो एक अच्छी मेजरमेंट यूनिट नहीं थी उसके लिए एक अच्छी मेजरमेंट लेके आनी है, और 30 करेंसीज से घट के 2 करेंसीज हो गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 से लेकर 1848 में क्या हुआ, है ना। बहुत सारे रेवोल्यूशंस यहाँ पर हुए थे। पहले मोनार्की थी यूरोप में, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने की वजह से डेमोक्रेसी आ गई, फिर नेपोलियन ने फिर से मोनार्की लेके आई, ठीक है। अब जो है फाइनली क्या आ गई थी, नेपोलियन के बाद जब नेपोलियन को प्राग ने हरा दिए थे तब क्या हो गया, मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई। अब कौन रूल करने लग गया था, बोरबोन डायनेस्टी का जो किंग है वो रूल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें पढ़ना है कंजर्वेटिज्म। नाउ कंजर्वेटिज्म क्या था, जो ऐसे लोग होते थे जो पुरानी वैल्यूज़ को मानते थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, और कोई भी समाज में चेंज आता था, कोई भी न्यू इन्वेंशन होती थी, इनोवेशन होती थी, वो उसके अपोजिशन में ही रहते थे। उन लोगों को जो कंजर्वेटिज्म चाहते थे उन्हें कंजर्वेटिस्ट कहा जाता था। जैसे कि जो चर्च में पॉप्स होते हैं वो पावर में थे और वो चाहते थे कि हम ही पावर में रहें, कोई और ना आए। और जैसे ये रूल था या हायरार्की थी कि किंग के बाद सन को मिलेगा जो पद है या पोस्ट है, उसके बाद उसके सन को मिलेगा पोस्ट, इस तरीके से। तो 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया था प्राग के द्वारा, तो यूरोपियन गवर्नमेंट
जो था उन्होंने कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? अब ऐसा क्यों हुआ? तो नेपोलियन जो था वो ज़्यादा मॉडर्न बन रहे थे, है ना, मॉडर्न डिसीजन ले रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे। तो मॉडर्निज्म जो था वो ज़्यादा देर चला नहीं, तो लोगों को भी ये लगा, यूरोप के लोगों को बेसिकली, कि इसलिए कंजर्वेटिज्म ही बेस्ट है, पुराने हिसाब से चलते रहो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि पहले जैसी मोनार्की आ जाए और कंजर्वेटिज्म फॉलो, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नेपोलियन की भी तो पॉलिसी अच्छी थी और उसने यूरोप के सिस्टम को काफ़ी स्मूथ बना दिया था। तो जिसकी ये थिंकिंग थी उन्हें हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज। और वो ये चाहते थे कि मोनार्की ज़्यादा दोबारा ना आए, और हम क्योंकि नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी थी, तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, कि इन्होंने रेवोल्यूशनरी से, कि हम सीक्रेटली काम करते रहेंगे और मोनार्की को दोबारा नहीं आने देंगे देश में। तो कंजर्वेटिव्स तो ये चाहते थे कि मोनार्की आ जाए, लेकिन रेवोल्यूशनरी जो थे वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे कि हम तुम्हें मोनार्की लाने नहीं देंगे, ठीक है। और क्योंकि सेंसरशिप थी इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो अब दो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जिनकी न्यू हिसाब से सोच थी कि मोनार्की नहीं आनी चाहिए, उनका नाम देखते हैं। पहले थे गुज़ेप्पे मज़ीनी, ठीक है। इनको पहले जेल हो चुकी थी क्योंकि ये देश के लिए लड़ते थे, ओके। इन्होंने एक इटालियन रेवोल्यूशनरी बनाई थी और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनी एरिया में। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। पहले का नाम था यंग यूरोप बेरने और यंग इटली मर्सलीज, ठीक है। थिंकिंग उनकी ये थिंकिंग थी कि कोई भी इंसान को किसी के ऊपर रूल नहीं करना चाहिए मोनार्की की तरह। नोबडी शुड रूल अदर पीपल, किसी भी इंसान को दूसरे लोगों पे अपना राजपाट नहीं लगाना चाहिए मोनार्की की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। उसमें देखो द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया? मिडिल मैन ने, जो एजुकेटेड क्लास थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में दोबारा से मोनार्की आए, दोबारा कंजर्वेटिज्म आए, और सोसाइटी को डेवलप कराना चाहते थे, ठीक है। अब 2 इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला है जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि हुआ था फ्रांस में, वो भी जुलाई 1830 में। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रांस में से ही नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो आया था, ठीक है। तो फ्रांस जो है वो एक पॉलिटिकल हब बन चुका था, और रेवोल्यूशन का आइडिया जो है वो फ्रांस में से ही पूरे यूरोप में फैल गया था। तो फ्रांस जो है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल हब बन चुका था। तो नेपोलियन को जब पराग ने हरा दिया था 1815 में, तो मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना। और बोरबोन डायनेस्टी का जो किंग है वो रूल करने लगे था। लेकिन जो एजुकेटेड मिडलमैन थे, जो एजुकेटेड थे और जिनकी लिबरल नेशनलिस्ट वाली थिंकिंग थी, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में दोबारा से मोनार्की आए, मोनार्की रिस्टोर आए, कंजर्वेटिज्म आए, क्योंकि वो देश की डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। सो दे वॉन्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है और या फिर डेमोक्रेसी सेटअप हो। ये तो मोनार्की है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, या डेमोक्रेसी हो। तो नाउ दे सेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उन्होंने सेट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें रूल तो किंग ही करेगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और परफॉर्मेंस जो है वो लोग ऑब्जर्व करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। तो अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, उसके लीडर का नाम आया क्या? लुइस। उसके लीडर कौन बने? लुइस फिलिप। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब ब्रुसेल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। और ये बेल्जियम कहाँ है? पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड में, ठीक है। वहीं पर जुलाई रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था। वहाँ पर भी जैसे पहले फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे भी जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, जिससे कि मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गई थी। यहाँ के लोग भी फ्रीडम चाहते थे, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया। अब हम बात करेंगे दूसरे रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसको हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल था एजुकेटेड क्लास का, जो कि यूरोप को डेवलप करना चाहते थे। तो बात है 15th सेंचुरी की, जब ग्रीस जो था वो किसके अंडर रूल था? कौन उसके ऊपर रूल कर रहा था? ओटोमन एम्पायर। और जो लोग थे ग्रीस के, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने 1821 में स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अकेले ओटोमन एम्पायर से लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन पावर से हेल्प मांगी थी, साथ में पोइट्स ने भी उनका साथ दिया था। और फाइनली 1821 में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई थी, और जो ग्रीस था उसको एक एज अ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से लिबरल्स को यानी कि एजुकेटेड क्लास को ये समझ में आया कि वेपन ही सब कुछ नहीं होता, मतलब हथियार ही सब कुछ नहीं होते, आर्टिस्ट, पोइट्स, डांसर, म्यूजिशियन को का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फीलिंग्स जो होती है उनको प्रिंट करके वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मान लो अब हमारे सामने वंदे मातरम, जनगण जनगण मन बजता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना हमारे में भी आती है, यूनाइटेड की भावना जो है वो हमारे में भी आती है। तो फीलिंग्स, आर्टिस्ट, म्यूज़िक, डांसिंग सबका जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला हमें पढ़ना है रोमांटिसिज्म। ये क्या होता है? ये 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में आ गया था। ये ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के दिल में बस गई थी, ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें पोइट्स का बहुत बड़ा रोल था। जैसे फेमस पोइट थे लॉर्ड पायरल, इन्होंने कंट्री की शान के बारे में, ग्लोरी के बारे में लिखे थे बहुत सारे पोएम्स वगैरह, और ये कहते थे कि साइंस और डेवलपमेंट ओके है, लेकिन इसकी वजह से हमारे टुगेदरनेस पर या फिर यूनाइटेडनेस पर कोई भी असर नहीं आना चाहिए। फेरी टेल्स आई थी, पोएम्स की वजह से लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि यूनाइटेड रहने की जो फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। दूसरे हैं जॉन गॉटफ्राइड, ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं। इन्होंने भी बहुत सारी फोक टेल्स, डांस, सॉन्ग की हेल्प से लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को डेवलप किया। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को यूनाइटेड फील कराने में। अब बात आती है लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा लास्ट लेसन वाले चैप्टर में कि कैसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है एक नेशन के लिए। तो पोलैंड का जो है वो पार्टीशन हो गया था एंड 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन के थ्रू। ठीक है, पोलैंड के पार्टीशन हो गए थे। पोलैंड जो है अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा और रशिया जो है वो उसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया था। रशिया ने पोलैंड पर पोलैंड से पोलिश लैंग्वेज को भगा दिया था कि अब तुम लोग पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, और जो स्टूडेंट है पोलैंड के वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोलेंगे। बट पोलैंड के लोगों ने रशिया की बात नहीं मानी और वो ये रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, अपोजिशन शो कर रहे थे रशियन लैंग्वेज को लेके। तो उन्होंने गैदरिंग में भी पोलिश लैंग्वेज को ही बोला, सज़ा मिलती थी उनको, सर्बिया जैसी ठंडी ठंडी जगह पर भेज दिया जाता था, जेल उन्हें कर दी जाती थी। लास्ट में रशियंस को ही पीछे हटना पड़ा था क्योंकि लोग जो है पोलैंड में पोलैंड की लैंग्वेज को ही बहुत प्यार करते थे। वो मतलब अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्यार देते थे ना तो कोई आपको बंदी या फिर स्लेव नहीं बना सकता। ठीक है, नाउ बात करते हैं 1830 की। यूरोप के लिए वो बहुत इकोनॉमिक बैड ईयर था, मतलब पैसे के मामले में। अब यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ी है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन साधन कम थे, रिसोर्सेज कम थे। अब उन्होंने सोचा वहाँ के लोगों ने कि चलो गाँव के एरिया में चलते हैं, वहाँ कम से कम हमें रिसोर्सेज तो मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो सिचुएशन वैसे भी बहुत बेकार हो रही है गांव के एरिया में भी, और सिटीज़ में भी स्लम्स बनने लग गए थे। ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे छोटे मोटे, उन्हें बड़े इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ के, इंग्लैंड जैसे, अब उन्हें इंग्लैंड के प्रोडक्ट से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। एरिस्टोक्रेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अमीर लोगों को, वो तो हमेशा एंजॉय करते थे। यूरोप में सोशल अनरेस्ट होने लग गया। 1848 में पेरिस के लोग जो है सड़क पर आ गए कि ये हो क्या रहा है। लुइस फिलिप को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लीडर थे, कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। नेशनल असेंबली थी, उन्होंने एक रिपब्लिक बनाई जिससे लोगों को राइट टू वोट मिला, कि मतलब जो 21 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें राइट टू वोट मिल गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल गया और राइट टू वर्क मिला। ठीक है, बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 की। अब लिबरल्स कौन थे? जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे। उन्होंने रिवोल्यूशन किस लिए किया था? ताकि नेशन स्टेट बन जाए, पार्लियामेंट बन जाए और फ्रीडम मिले। ठीक है, फाइनली एक पार्टी बनती है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। ठीक है, वो बनी थी 18 में 1948 में फ्रैंकफर्ट सिटी में। 831 मेंबर इलेक्ट हुए थे। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। मिडलमैन आए थे, उन्होंने इस पार्टी को वोट किया था। 831 मेंबर्स जो थे, जो इलेक्ट हुए थे, वो भी मिडलमैन ही थे, जो एजुकेटेड थे। ठीक है, उन्होंने बाद में उनको घमंड आ गया, वो सुप्रीमेसी एंजॉय करने लग गए, ग्रीडीनेस आ गई, और जिन मिडलमैन ने उन्हें इलेक्ट किया था ये भी मिडलमैन थे, और जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था वो भी मिडलमैन थे। उन्होंने मिडलमैन को पावर में आने के बाद इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, लोग सैड हो गए। फिर उसके बाद आर्मी आती है और इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, ठीक है,
अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था इसका क्या हुआ, तो जब आर्मी ने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो किंग ऑफ प्रूशिया को जो ताज है वो पहनाया जाने लग गया था। तो किंग ऑफ प्रूशिया ने मना कर दिया था, क्यों कि अब मैं क्राउन नहीं पहनूंगा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं ही, अगर तुम मुझे क्राउन पहना रहे हो तो मैं अपने हिसाब से रूल करूंगा। लेकिन क्योंकि मिलिट्री क्राउन पहना रही थी तो एक्चुअल में ऐसा ना था कि जैसा मिलिट्री कहेगी, एरिस्टोक्रेसी कहेगी और अपोजिशन पार्टी कहेगी तो जो वैसे ही डिसीजन लेने पड़ेगा। बट प्रूशिया के किंग ने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे क्राउन पहना रहे हो तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। और बट उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें मोनार्की चाहिए थी, मतलब जैसे मैं एज अ किंग रूल करूँगा तो मैं ही करूँगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी। बाद में सोचते हैं कि मिलिट्री ही सब ठीक करती है, कंजर्वेटर सोचते हैं कि मिडलमैन हमसे फाइट नहीं कर सकते, वो तो कमज़ोर हैं, और लोग भी अब कंजर्वेटिज्म के साथ है, कंजर्वेटिव्स के साथ हैं। वुमेन कहती है कि हमें वोट नहीं देने देते, ना कोई पॉलिटिक्स में हमारी इन्वॉल्वमेंट होने देते, प्रॉपर्टी में भी हमें राइट नहीं देते, फ्रीडम वो उन्होंने फ्रीडम के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्हें भी अलाउ हो गया कि पार्लियामेंट की गैलरी में आके तुम देख सकती हो कि क्या क्या हो रहा है और पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो अब क्या सीखने को मिला, लिबरल्स को ये सीखने को मिला कि मोनार्क हमें रूल नहीं करने देगा, और मोनार्क को ये लगा कि हमें लोगों को खुश करना होगा और हमारा ही रूल यूरोप में चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मोनार्की ने क्या क्या चेंजेस किए ताकि लोग खुश रहे, सर्फडम यानी कि बंधुआ मजदूरी को हटा दिया था। नाउ टॉपिक नंबर 4, अब जर्मनी एंड इटली कैसे बने, कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। अब जैसे लिबरल्स हमेशा से ये चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने, और वो मोनार्की की वजह से बार बार हार गए थे, मोनार्क और मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। फिर उसके बाद एक लीडिंग पावर थी प्रूशिया, वो आई यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, एंड उसकी वजह से ही जो जर्मनी है वो यूनिफाइड हो जाता है। कैसे जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है, इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटोवन बिस्मार्क, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री की वजह से जर्मनी को यूनिफाइड कराया था। उनका मेन एम क्या था कि जर्मनी को मैं एज अ नेशन स्टेट बनाऊं, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊं, यूनिफाइड बनाऊं। और 7 सालों के अंदर प्रूशिया ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ करी, जिसकी वजह से प्रूशिया जो है जीत जाता है, और प्रूशिया के जीतने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली 1871 में जो प्रूशिया के किंग है विलियम I, उनको जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया था, और सेरेमनी जो थी वो वर्सलीज में हुई। तो फाइनली जर्मनी का तो काम हुआ। उसके बाद जो इटली है वो भी एज अ नेशन स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। कैसे, अब इटली के अंदर 7 स्टेट्स थी, ठीक है, 7 स्टेट में इटली डिवाइडेड था, बहुत ब्यूटीफुल स्टेट्स थी वो। एक स्टेट ऐसी थी जहाँ पर इटालियन रूल करते थे, इटालियन का जो राजा था वो रूल करता था 7 स्टेट में से, ठीक है। नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रेलियन रूलर रूल करते थे, और मिडल इटली को पॉप जो है वो रूल करते थे। साउथ इटली को बर्मन किंग ऑफ स्पेन रूल करते थे। तो जो गिउसेप्पे मैज़ीनी थी उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली के नाम की, ठीक है, लेकिन वो इटली को यूनाइटेड करने में फेल हो गई थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इटली को यूनिफाई करने की किसके ऊपर आ जाती है, इटालियन रूलर के ऊपर, जो सिर्फ एक स्टेट को रूल कर रहे थे, और उनका नाम क्या था, किंग विक्टर इमैनुअल II। और वो किस स्टेट को रूल करते थे, इटली की सर्डिनिया को, ठीक है। तो ही कैन यूनिफाई इटली बाय वॉर, उन्होंने कोई भी पीस ट्रीटी को साइन नहीं करा था, तो वो इटली को यूनिफाई कर सकते थे वॉर से। तो उन्होंने उनकी हेल्प चीफ मिनिस्टर कैवोर ने, तो एक चीफ मिनिस्टर थे कैवोर ने अपनी डिप्लोमेसी की वजह से और अपनी गुड रिलेशन थे उनके फ्रांस के साथ, उनकी वजह से उन्होंने इटली के रूलर की हेल्प करी थी, ठीक है। तो अब जैसे कैवोर की डिप्लोमेसी भी अच्छी थी, फ्रांस के आर्मी के साथ रिलेशन भी अच्छे थे, तो उन्होंने नॉर्थ इटली को जो रूल करते थे ऑस्ट्रेलियन रूलर, उसको डिफीट कर दिया था। तो 1860 में इटली जो है 2 लोगों के साथ मिल जाता है, एक तो किंग ऑफ टू सिटीज, इनको गिउसेप्पे गैरिबल्डी लीड कर रहे थे, और दूसरा है, एक तो किंग ऑफ टू सिटीज और एक दूसरा है गिउसेप्पे गैरिबल्डी, जिन्होंने स्पेनिश रूलर को डिफीट किया था, और वो जो थे वो साउथ इटली के रूल कर रहे थे, जो स्पेनिश रूलर थे, ठीक है। फिर 1861 में जो किंग ऑफ इमैनुअल II है, उन्हें इटली का राजा घोषित किया गया, और इटली जो है वो यूनिफाइड हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आया
ये देखो, जो इटालियन रूलर थे, जो इटली की एक स्टेट सर्डिनिया को रूल कर रहे थे, उनका नाम क्या था? किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है। वो उन्होंने कैवोर की हेल्प ली, चीफ मिनिस्टर कैवोर की हेल्प ली। कैवोर की डिप्लोमेसी अच्छी थी और फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रूलर जो कि नॉर्थ इटली को रूल करते थे उनको हरा दिया, ठीक है। उसके बाद किंग इमैनुअल सेकंड उसके बाद इटली जो है दो लोगों के साथ और मिला, गिउसेप्पे गैरिबल्डी और किंग ऑफ टूसलीस। उसके बाद उन्होंने साउथ इटली के रूलर स्पेनिश को हरा दिया। नॉर्थ इटली भी अपनी, साउथ इटली भी अपनी, और एक जो स्टेट थी जो इटालियन रूलर की थी वो तो थी। अब उसके बाद किंग ऑफ इमैनुअल टू को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एक इंग्लिश में जो कि इंग्लैंड के लोग थे, एक वेल्स में और एक स्कॉटिश और आयरिश में, ठीक है। तो 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो वो एक नेशन स्टेट नहीं था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे वो ग्रो करना स्टार्ट कर गए, पार्लियामेंट में भी, है ना, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। उसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन बन जाता है 1707 का, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोग और स्कॉटलैंड के लोग साथ में बन जाते हैं और साथ में मिल जाते हैं और बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। अब बच गया सिर्फ आयरलैंड, ठीक है। अब बच गया क्या? आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड में 2 टाइप के लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो थे वो हमेशा से रिलीजन एंड प्योरिटी पे बिलीव रखा करते, एंड प्रोटेस्टेंट साइंस एंड डेवलपमेंट पे बिलीव किया करते थे। तो फिर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में दोनों में बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, चिढ़ते थे। अब जो ग्रेट ब्रिटेन था, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोग, उनकी एक पॉलिसी थी कि मोटो ऑफ रूल एंड डिवाइड, की लोगों को अलग कर दो और फिर उसके ऊपर कब्जा करो। दे थिंक, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम प्रोटेस्टेंट का अगर हमने साथ दिया साइंस एंड डेवलपमेंट वालों को, तो कैथोलिक्स का डिफीट कर देंगे और हम प्रोटेस्टेंट पर कब्जा कर लेंगे। और हुआ भी यही, उन्होंने कैथोलिक्स का जो, उन्होंने प्रोटेस्टेंट पर क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया, प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक्स को हराया, और उसके बाद वो खुद भी प्रोटेस्टेंट पे कब्जा करने लग गए थे। आयरलैंड पर भी ब्रिटेन के लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द टॉपिक 5 इज विजुअलाइजिंग द नेशन। जैसे इंडिया जो था, इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं भारत माता से, ऐसे ही फ्रांस में भी और जर्मनी में भी एक फीमेल फिगर है जिनका नाम क्या है, फ्रांस की फीमेल फिगर का नाम है मैरियन, एंड जर्मनी की फीमेल फिगर का नाम क्या है, जर्मेनिया। ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कैप शो करते हैं लिबर्टी को, और ब्रोकन चेन जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या होती है, फ्रीडम को, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देश के लिए प्रेम की भावना, और इम्पीरियलिज्म मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सा देश दूसरी कमज़ोर देश पर रूल करने लग जाता है। तो लेट 19th सेंचुरी में जैसे टॉपिक्स हैं वॉर, रूल, ये रिमूव हो गए थे, ठीक है। अब आती है बाल्कन की बारी। बाल्कन जो था एक बहुत बड़ा रीजन था, इसके अंदर बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशन मिक्सअप हुए थे, जैसे बल्गेरिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, रोमानिया, सब के लोग बाल्कन में ही रहते थे। इस एरिया को यूरोपियन पावर जो है वो कब्जा करना चाहती थी। बाल्कन के लोगों को स्लेव्स कहा जाता था, और ये एरिया जो है वो ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। स्लेव्स भी नेशन स्टेट चाहते थे, फ्रीडम और लिबर्टी चाहते थे। सारे स्टेट्स जो है बाल्कन के आपस में एक दूसरे से जलते थे और फाइट करना स्टार्ट कर देते थे। तो जैसे जो यूरोपियन पावर थी, रशिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने सोचा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम इन पे रूल करेंगे बाल्कन के लोगों पे, ठीक है। तो बाल्कन के रीजन में बहुत ज़्यादा मैस हो गया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग जो है वो हो जाती है। तो जब नेशनलिज्म की भावना, देश प्रेम की भावना और इम्पीरियलिज्म की भावना जब भी आ जाती है, जैसे यूरोप में ही आ गई, अभी बाल्कन के एरिया में देखा, तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है। और इसी की वजह से यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 तक, और इसमें फिर से एंटी इम्पीरियलिस्टिक मूवमेंट आया, तब जाके वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं इसी PDF में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, एंड मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपको। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, Instagram and Telegram. So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.